हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंशाल पेपर भौतिक विज्ञान का जो सेट नंबर 7 आपका बचा हुआ है उसी को हम करने वाले, ठीक ना। हालांकि मैं इसका पहला पार्ट बना चुका था, लेकिन उसमें वीडियो में आवाज़ और जो वॉइस मतलब आवाज़ और जो वीडियो थी इधर उधर थी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए कहाँ पर संपर्क करेंगे, देखिए यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है 7460012763, ये नंबर है। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, खरीद सकते हैं, ठीक है। पूरे आपके 2020 से लगाए 2024 तक का पीडीएफ मिल जाएगा। 2020 से लगाए 2024 तक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उसका पेमेंट लगेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग आते हैं सेट नंबर 6। देखिए 6 तक कंप्लीट हो गया। वन साइड वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान है, सेट नंबर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोड नंबर है 346FY, ठीक ना। क्या है, FY है। यहाँ पर खंड अ है। जो आपको अगर लिखना है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे खंड अ, नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। जब आप पेपर में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे, ठीक ना। प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर कहा है कि एक तार को, यहाँ पर हम प्रश्न और उत्तर दोनों लिखें। एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, देखिए एक तार है, इसकी देखिए प्रतिरोधकता को हम लोग किससे, रो से। देखिए जो पी टाइप बनता है ये, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक ना। रो से हम लोग प्रतिरोधकता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपन में ए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्रतिरोधकता न कह करके प्रतिरोध कह देता, अगर प्रतिरोध का तार खींच कर 2 गुना कर देता तो प्रतिरोध घटता या बढ़ जाता, ठीक ना, 2 गुना हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो कहा है ये प्रतिरोधकता की बात की है, तो प्रतिरोधकता इसकी क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी, प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 4th वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर, उसमें हम बढ़िया समझा भी नहीं पाए थे उस वीडियो में, तो वो वीडियो आपको अगर मतलब उस वीडियो को हम अनलिस्टेड कर देंगे, उसको कोई नहीं देख पाएगा। फिर हम इसको चढ़ाएंगे, जब मतलब इसको चढ़ा दिए हैं तो उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक ना। ये वीडियो आप लोग देखिएगा, ये इसमें बहुत बढ़िया समझाए। देखिए यहाँ पर देखिए ख का मतलब ख है, प्रश्न नंबर 1 का ख है। देखिए कह रहा है कि करड़ी में 3 अपवर्तनांक, यानी कि ये यन का मान दिया है, वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। अपवर्तक कोण जो है न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, ठीक ना। न्यूनतम विचलन का मान क्या है, ठीक ना। न्यूनतम विचलन का मान पूछा है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है यन बराबर क्या दिया है, रूट में 3 दिया है, यानी कि अपवर्तनांक कितना दिया है, 3 दिया है। कितना, करड़ी में 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अपवर्तक कोण जो ए है न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो जो ए है ये लैम्डा एम के बराबर है, ठीक ना। तो ए बराबर लैम्डा भी हो सकता है, लैम्डा एम हो सकता है डेल्टा एम, और यहाँ पर डेल्टा एम बराबर ए भी हो सकता है, ठीक है। डेल्टा है, लैम्डा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग प्रिज्म के सूत्र से चलेंगे। प्रिज्म का सूत्र होता है एन इक्वल टू साइन ए प्लस में डेल्टा एम अपान में 2 होता है, और पूरे के बटे में साइन ए अपान में 2 होता है, ठीक ना। यही ना होता है प्रिज्म का सूत्र। अब इसी सूत्र से हम लोग चलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखिए ए बराबर डेल्टा एम, या डेल्टा बराबर ए, डेल्टा एम बराबर ए ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एम बराबर ए रखेंगे, तो यहाँ पर भी ए रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एन का मान रख दिया, करड़ी में 3 बराबर में साइन ए प्लस में ए कहाँ से आया, ये डेल्टा एम का मान रखें क्योंकि इसके बराबर ये है। तो ए बटे ए प्लस ए बटे में 2, और पूरे के बटे में साइन ए अपान में 2 हो जाएगा। तो ये जुड़ेगा तो 2a होगा, क्या हो जाएगा 2a। तो साइन 2a बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए बटे 2। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूले से हम लोग चलेंगे। तो साइन ए बराबर देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। ये देखिए होता है 2 साइन 2 थीटा बराबर, यानी कि यहाँ पर ए भी रख सकते हैं, तो ये ए रखेंगे। देखिए साइन ए, अरे 2a, साइन 2a बराबर क्या बनेगा फार्मूला, 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू में कास ए फार्मूला बनेगा ना, ये फार्मूला बनेगा।
उसके बाद देखिए यही फार्मूला हम लोग देखिए क्या कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर 2 को हटा दिए, तो जब 2 को हटाएंगे तो जो ए रहेगा उसके बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन ए बराबर 2 साइन ए 2 ए अपन में 2 इंटू कॉस ए अपन में 2, ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लगाएं साइन ए बराबर की जगह, तो साइन ए बराबर की जगह 2 साइन ए अपान 2 इंटू कॉस ए अपान 2, पूरे के बटे में साइन ए बटे 2, ठीक है। साइन ए बटे 2 से साइन ए बटे 2 कट जाएगा, साइन ए बटे 2 से साइन ए बटे 2 कट जाएगा। उसके बाद देखिए करड़ी में 3 बराबर आपका बचेगा कॉस ए अपान 2, क्या बचेगा, कॉस ए अपान 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब ये करड़ी में 3 बराबर कॉस ए अपान 2 हो गया ना, करड़ी में 3 बराबर कॉस ए अपान 2 है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कॉस किसका मान है, ये देखिए कॉस ए अपान 2 जो है, देखिए करड़ी में 3 किसका मान है, कॉस 30 अंश का मान होता है, करड़ी में 3 किसका मान होता है, कॉस 30 अंश का मान। तो कॉस से कॉस जाएगा, ये यहाँ पर काटते नहीं, हम काट दिए हैं, यहाँ पर काटिएगा मत, ठीक ना। क्वेश्चन अगर आ जाएगा एग्जाम में तो यहाँ पर कॉस से कॉस नहीं काट सकते, तो कॉस से कॉस उसी तरह कैंसिल कर देना आप अपने मन में, और यहाँ पर ऐसे लिख देना 30 अंश बराबर ए बटे में 2, 30 अंश बराबर ए बटे में 2, तो 2 इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 30 हो जाएगा, तो ये जो है 60 अंश, ठीक है, 60 डिग्री। ए बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, और ए बराबर क्या है, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, जो आपका अपवर्तक कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो ए बराबर डेल्टा एम, तो हो जाएगा आपका डेल्टा एम बराबर, ये ए बराबर डेल्टा एम है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए की जगह पर डेल्टा एम रख सकते हो, तो डेल्टा एम बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, 60 डिग्री आपका आएगा, कौन आएगा, न्यूनतम विचलन कोण आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग प्रश्न नंबर 1 के ग पर, देखिए रूट में एल इंटू सी का मात्रक है, एल क्या है, प्रेरकत्व है, और सी क्या है, धारिता है, ठीक ना। एल क्या है, प्रेरकत्व है, और सी क्या है, धारिता है। तो यहाँ पर देखिए जो रूट में एल इंटू सी होता है, इसका जो मात्रक होता है सेकेंड होता है, ठीक ना, क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, 4 यानी कि सेकेंड, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का घ है, प्रश्न नंबर 1 का घ क्या है, किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग धैर्य कितना है, लैम्डा 0 है, ठीक ना, लैम्डा 0 है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन, जिसका क्या है, कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग धैर्य क्या होगी, ये बताना, ठीक है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन क्या है, पहले सेल से n गुना है, तब क्या, देखिए यहाँ पर पहले कार्यफलन कितना था, मान लीजिए पहला कार्यफलन आपका ओमेगा 0 था, यानी कि कार्यफलन पूछा है तो ये ओमेगा 0 था। अब ये इक्वल टू किसके है, तो एच अपान में लैम्डा 0 क्योंकि यहाँ पर 0 लगा है तो लैम्डा का भी 0 रहेगा, ठीक ना। तो एच अपान में क्या है, लैम्डा 0 हो गया, क्योंकि ये फार्मूला होता है एच अपान लैम्डा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि बाद में क्या है, देखिए अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के, तब n गुना जब होगा उसके लिए देखिए ओमेगा इक्वल टू एन ओमेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में यानी कि जब n गुना हो रहा है तब यहाँ पर ओमेगा 0 का मान रखेंगे लैम्डा और एच अपान में लैम्डा 0, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका मान रखेंगे एच अपान में लैम्डा इक्वल टू एन एच अपान में लैम्डा, तो यहाँ पर एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 अपान में लैम्डा इक्वल टू n अपान में लैम्डा 0, और यहाँ पर जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर और नीचे जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 अपान में h आ जाएगा, ठीक ना। तो यही आपका अंतर आएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, देखिए h यहाँ पर लैम्डा अपान में h, तो ये वाला आपका ऑप्शन थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 का अंगा वाला, देखिए दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में ओमेगा यानी कि डब्लू कण है, ठीक ना, डब्लू कण है, तो बताना है कि कैसे हल होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर नहीं था, ठीक है, इसको हम हल किए, तो यहाँ पर देखिए 2He यानी कि हीलियम है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका भार होता है, ठीक है। और यहाँ पर Z है परमाणु क्रमांक, और XA क्या है, भार है।
अब देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया, इस परमाणु क्रमांक क्रमांक में जुड़ गया, तो Z+2 हो गया, और ये क्या है Y, और इसको देखिए 4 और ये A, तो यहाँ पर A+3 है, 4 की जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसमें कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बस आपका ओमेगा था, कितना था, ओमेगा था। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए जो परमाणु क्रमांक है 2 और Z है, तो 2 और Z इसमें जुड़ गया है नीचे, ठीक ना, Y में जुड़ गया है। अब इसमें कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, जीरो जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, जीरो जुड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ए तो है इसमें +3, यानी कि यहाँ पर 4 है तो +3 आ गया, तो एक घटाना, तो इस पर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक कम है, तो एक जब पूरे को टोटल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक ना, इधर जितना है उतना इधर भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0W1, मतलब W की पावर कितना, 1 है, बाहर कितना आया, 1 आया। तो ये 0 1 कितना होता है, न्यूट्रॉन होता है, कितना होता है, कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का होता है, ठीक ना। तो 0 N का पावर N 1 कौन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, न्यूट्रॉन। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर च है, एक का च, देखिए आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10%, कितना प्रतिशत, 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक ना। आवश्यक शंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए बताना है। तो शंट का फार्मूला होता है S= होता है, प्रतिरोध है, शंट का प्रतिरोध तो S से हम लोग दर्शाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा मापी बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध धारा मापी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर से धारा जा रही है, ठीक है, धारा जा रही है, और इस प्रकार से ये बोल्ट है, बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर I1 है, ये R1 है, ठीक ना, 10% धारा इसमें जा रही है, और यहाँ पर I2 ये R2 है। तो I= क्या आ जाएगा, I1 + I2, क्योंकि यहाँ पर I से ही धारा आ रही है, तो I1 + I2 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए I=I1 + I2 हो गया। अब हम लोग आगे चलिए थोड़ा सा, और फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला आपका होता है V=I × R1। R1 क्यों लिए हैं, क्योंकि R1 से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V=I × R1, और कितना परसेंट धारा इसमें बढ़ रही, देखिए कितना परसेंट इसमें है, तो 10%, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 10%, तो यहाँ पर 10% जब निकालेंगे तो 10/100%, हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और V= क्या हो जाएगा, I × R1 बटे में 10। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक ना, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। आगे चलते हैं हम लोग समांतर क्रम में। अब हम लोग किस में चलेंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला जो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 R4 5, इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं समांतर क्रम को, यही होता है ना। तो ये क्या है, देखिए ये जो आपका बना है ये क्या है, समांतर क्रम में। ये देखिए ये ऐसे रहेगा, सेम रहेगा तो समांतर क्रम में, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे लेते तो श्रेणी क्रम में आता, ये ऐसे हम लोग लेंगे तो समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे 1/R = ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, तो R2 + R1 बटे में R1 × R2, ये इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसको नीचे, तो ये R बराबर हो जाएगा, तो R बराबर R1 × R2 बटे में R1 + R2 हो जाएगा, ठीक है। अब V= क्या आया था आपका, होता क्या है, वोल्ट बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक ना। I बराबर क्या होता है आपका, वोल्ट बटे प्रतिरोध होता है, I बराबर वोल्ट बटे प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, I, यानी कि धारा बटे प्रतिरोध हो जाएगा। तो इससे हम लोग चलेंगे तो V= I, और ये आपका R है, तो R देखिए R का मान रख दिए यहाँ पर, R1 R2 बटे में R1 + R2, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्योंकि ये भी V बराबर हो गया, और ये समीकरण 1 भी क्या है, V बराबर है, तो दोनों की हम लोग तुलना से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका मान रखेंगे, एक और इसका मान रखेंगे, I R1 बटे में 10 आया था, R1 जो समीकरण 1 था, समीकरण 2 I इंटू में R1 × R2 अपन में R1 + R2, तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर R1 बटे में 10 बराबर R1 × R2 बटे में R1 + R2, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या कर देगा, इधर ये मल्टीप्लाई कर देगा और ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो 10R2 बराबर R1 + R2, R2 से R2 देखिए R2 इधर लेकर जाएंगे तो 10R2 माइनस में R2 बराबर में R1, तो R1 इसको घटा देंगे तो 9R2 बराबर R1, या R1 बराबर कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पर R2 बराबर जब निकालेंगे तो 9 को इधर भेज देंगे, R2 बराबर आपका R1 बटे में 9 आ जाएगा। यानी कि जो हमें शंट का प्रतिरोध ज्ञात करना था वो कितना आएगा, R2 बराबर R बटे में 9 आएगा। तो इसका आपको इसमें हम लोग लिखे नहीं है, जो ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो इसमें आपका सही हो जाएगा R बटे में 9। ठीक है, ये वाला ऑप्शन उसमें होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना, मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें कहीं होगा। ठीक ना, तो इसमें देखिए ये वाला आपका सही हो जाएगा R बटे में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा R बटे में 9। R बटे में 9 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 पर आ गए। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। व्यंजक भी लिखना है और मात्रक लिखना है, इसको व्यंजक प्राप्त नहीं करना है ना, लिखना है, बस लिखना है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर फार्मूला क्या होता है, आई इंटू ए होता है। तो ये व्यंजक लिखा गया, क्या हो गया, ये आपका व्यंजक लिखा गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ आई क्या है, प्रवाहित धारा है, तथा ए क्या है, कुंडली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक ना, जो आपका ए है वो क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक नंबर में पूछा है, पूछ भी सकता है। 2 का ख देखिए, सूक्ष्म तरंगे क्या है। ठीक ना, सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए, इनका एक उपयोग बताना। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म तरंगे 10 की पावर 9 हर्ट्ज से 10 की पावर 12 हर्ट्ज की आवृत्ति सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। अगर जो आवृत्ति है यानी कि जो न्यू होता है, न्यू ऐसे बनता है। ठीक ना, न्यू ऐसे बनता है, इसी की बात कर रहे हैं। जो आवृत्ति है, जो न्यू है, वो अगर 10 की पावर 9 हर्ट्ज से 10 की पावर 12 हर्ट्ज की आवृत्ति में है तो उस तरंग को हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म तरंगे कहेंगे। ठीक है, इनका उपयोग विमान में किया जाता है, संचालन में, रडार प्रणाली में किया, लड़ाकू जहाज जो होता है रडार प्रणाली में किया जाता है। ठीक ना, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग, प्रश्न नंबर 2 का ग जो है, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य, ये क्या है, कोण है। ठीक ना, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य ये बताना है। तो ध्रुवण कोण क्या होता है, देखिए वह आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात ध्रुवित हो जाता है। ठीक ना, वह आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका n इक्वल टू टेन आई पी। ठीक ना, इसका फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू टेन आई पी होता है। तो वह आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात ध्रुवित हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवण कोण बोलेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ है। प्रश्न नंबर 2 का घ क्या है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 का घ है, प्रदत्त चित्र में पी एन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। ठीक ना, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला दिया, चित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिए -5 वोल्ट है, यहाँ पर -3 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए P का विभव -3 वोल्ट है। ठीक ना, जो ये P है, ये P का विभव कितना है, -3 वोल्ट है। N के विभव -5 वोल्ट से अधिक है। ये N का विभव है जो -5 से क्या है, अधिक है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि -5 बड़ा होगा, -5 छोटा होता है। ठीक ना, माइनस में कोई चीज़ है, अगर ये 0 से कंपेयर किया जाए तो 0 से भी ये -5 छोटा है, क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि ये 0 से छोटा होता है। माइनस के बाद, ये 0 के बाद ही माइनस आता है। जैसे 0 हो गया, फिर -1 इधर, -1 इधर, -2 आता है। ठीक है, तो माइनस माइनस आएगा, तो प्लस जब होगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि 0 के ऊपर +1, फिर +2, फिर +3। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये 0 से बड़े ऐसे अंक होते हैं जो प्लस में होते हैं, और 0 से छोटे जो होते हैं माइनस में होते हैं। तो -5 है और -3 है, तो -3 पहले आएगा 0 से, तो 0 के तुरंत बाद -3 है, फिर बाद में 5 आएगा, इसलिए 5 क्या है, छोटा हो गया। क्योंकि ये देखिए 0 से इतना दूर है और ये पास में है, तो ये 3 क्या है, बड़ा है, किससे, -5 से। इसलिए कहा गया है कि देखिए P का विभव -3 वोल्ट N के विभव -5 वोल्ट से अधिक है, अतः प्रदत्त पीएन संधि अग्र अभिनत में है। ठीक ना, ये क्या है आपका, अग्र अभिनत में है। ठीक ना, जो पीएन संधि है ये कैसा है, अग्र अभिनत में। दूसरा देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा वाला, देखिए धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिए। धारा घनत्व क्या क्या लिखना है,
परिभाषा तथा मात्रक लिखना। तो यहाँ पर देखिए धारा घनत्व, धारा घनत्व का परिमाण उस बिंदु के परितः लिए गए एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है। ठीक ना, क्या कर रहा है कि धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व का परिमाण उस बिंदु के परितः लिए गए एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है तथा जिसकी दिशा उस बिंदु पर धारा के अनुदिश होती है। ठीक ना, जिसकी दिशा क्या होती है, उस बिंदु पर होती है और धारा के अनुदिश होती है। और ये होता है J=I/A। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है, देखिए कह रहा है कि ये खंड स है। ठीक ना, खंड स। प्रश्न नंबर 3 का कह रहा है अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए, यानी कि सूत्र लिखना है। ठीक ना, प्राप्त करके लिखना है। अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगर आप लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हैं सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक, तो 1 शॉर्ट वीडियो बन के तैयार है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप लोग देख सकते हैं सभी वीडियो को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। देखिए क्या है, चालक के सिरे पर विभवांतर लगाने पर त्वरण क्या उत्पन्न होता है। देखिए ए बराबर क्या होता है आपका F/A। ठीक ना, जो आपका जो फार्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, FM/A होता है ना, A/M होता है ना फार्मूला। अगर हम लोग इसको इधर कर दें तो यही फार्मूला आपका F का बन जाएगा, बल का बन जाएगा। ठीक है, और यही जब हम लोग M को नीचे कर दे रहे हैं तो A बराबर हो जा रहा है, यानी कि त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है विभवांतर लगाने पर, वो देखिए A क्या फार्मूला होता है, F/A हो गया। अब F देखिए होता है E इंटू में कैपिटल ई क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक ना, ये आवेश है, ये क्या आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए E होता है, चूंकि यहाँ पर लिखा गया है, सब कुछ लिखा गया है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए लिखा गया है E क्या होता है, E आपका होता है V/L। ठीक ना, क्या होता है, V/L होता है। तो इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग रख दिए यहाँ पर E/M, ये स्मॉल ई है, और ये इंटू में कैपिटल ई का मान रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ये V है। ठीक है, V/L हो जाएगा। ठीक है, अब जो ई है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो आपका ये कैपिटल ई है, यहाँ पर लिखा है वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, सब यहाँ पर हम लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए आपका ये बन जाएगा अनुगमन वेग, जो दर्शाते किससे दर्शाते हैं, अनुगमन वेग को हम लोग VD से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, VD से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए VD बराबर आपका क्या आ जाएगा, A/ताऊ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A/ताऊ हो जाएगा। ठीक है, तो A/ताऊ। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे। तो यहाँ पर ए का मान रखेंगे तो ए का मान कितना आया था, यही आया था ना, ए बराबर यही आएगा। ठीक है, यही आया था ए बराबर, तो ये मान हम लोग रख देंगे इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए VD अनुगमन वेग बराबर आपका आ जाएगा E/M V/L इंटू ताऊ। ठीक है, यही आपको क्या करना था, सूत्र प्राप्त करना था। देखिए हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का कौन सा है, अब हम लोग का बचा है प्रश्न नंबर 3 का ख वाला। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है, कह रहा है कि समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुगमन अनुपात। ठीक ना, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इसमें देखिए एक बात यहाँ पर बता दिया है कि समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से, ठीक ना, समान गति की, ये क्या है, समान गति। देखिए यहाँ पर इसका क्या होता है, दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात हमें निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू होता है H/P, और P क्या होता है, √2mk होता है। ठीक ना, m क्या है, ये देखिए क्या है, गति से आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लैम्डा, ये समानुपातिक किसके, 1/√m। अब यहाँ पर ये के कहाँ गया, ये के और एच कहाँ गया, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर एच और के का जो मान है समान बताया। ठीक ना, समान गतिज ऊर्जा के अल्फा कण बताया। ठीक है, तो ये समान गतिज ऊर्जा के, तो यहाँ पर देखिए यम 1/, ये देखिए एच और के क्या है, समान है, तो ये हटे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा समानुपाते क्या हो जाएगा, 1/, में करड़ी में क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर एक बार क्या है, यहाँ पर हम लोग देखिए सवाल में, देखिए यहाँ पर सवाल में क्या क्या है, प्रोटॉन था अल्फा कण से,
तो प्रोटॉन देखेंगे एक बार, देखिए ये प्रोटॉन, तो यहाँ पर देखिए जब प्रोटॉन के लिए हम तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो लैम्बडा पी लिखेंगे, ठीक ना, और अल्फा कण के लिए लैम्बडा अल्फा लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में एम अल्फा बटे में एम पी हो जाएगा, यानी कि किसका द्रव्यमान, अल्फा का द्रव्यमान बटे में प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अल्फा होता है प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना होता है, ठीक ना, यहाँ पर हम लिख लिए हैं, ठीक ना, यह क्या लिखा है, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना होता है, तो यहाँ पर 4 mp, यानी कि 4 mp हो गया, इससे क्या होता है, ये 4 गुना होता है, तो ये mp है, ये 4 mp, mp से mp कट जाएगा, ठीक ना, ये कट हुआ। आगे चलिए यहाँ पर देखिए ये कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, रूट में 4/1 बचेगा, तो 1 का मतलब वही है कि कितना भी ये करड़ी लगा रहे तो 1 बाहर आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा, क्या बचेगा आपका 2/, यानी कि अल्फा पी अरे लैम्डा पी समानुपाते लैम्डा अल्फा, यानी कि आपका तरंग दैर्घ्य किसका, प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य अनुपाते अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य बराबर में क्या आ जाएगा, अनुपात 2:1 आएगा, ठीक ना। तो यही निकालना था और ज़्यादा कुछ नहीं करना था। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग कह रहा है कि द्रव्यमान, क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका देखिए सेट नंबर 1 में हम करा चुके हैं, किसमें, सेट नंबर 1 में देखिए हम करा दिए हैं, आपको दिखा दे रहे हैं सेट नंबर 1 में, ये सेट 1 है और ये इसमें देखिए पूछा है नाभिक की द्रव्यमान क्षति, देखिए नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, हो गया है ना क्वेश्चन। अभी हम इसको और भी मतलब दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख भी लिए इसको, सेट नंबर 1 में ही देख लेते हैं इसको, दोनों इकट्ठा देख लेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको दिखा दे रहे हैं द्रव्यमान क्षति, तो यहाँ पर देखिए जब किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग से कम होता है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक ना। कब द्रव्यमान क्षति कब होती है, क्षति का मतलब होता है कम, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, भार में कमी, ठीक है। क्षति का मतलब कमी और द्रव्यमान का मतलब भार, भार में कमी, यानी कि देखिए जब किसी नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान जो बीच वाला द्रव्यमान होता है नाभिक का, ठीक ना, उसके अंदर मौजूद जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि हम आपको नाभिक बनाकर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, देखिए ये आपका हो गया एक, ठीक है ना, यहाँ पर आपका नाभिक होता है, ये क्या होता है, नाभिक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना इसमें। अब ये आपका नाभिक है बीच में, अब ये बीच में जो नाभिक है, इस नाभिक में देखिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग, यानी कि इसमें जो नाभिक होता है इसी के बीच में क्या आपका मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच में मौजूद होते हैं, ठीक है। और देखिए क्या रहा है कि के योग से कम होता है, तब जब नाभिक का जो पूरा नाभिक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम लोग द्रव्यमान जोड़ें और नाभिक का द्रव्यमान जोड़ें और नाभिक का द्रव्यमान कम आ जाए तब ना, तब उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान क्षति बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई ना। देखिए बात को ऐसे समझिए कि ये आपका देखिए ये नाभि है, बीच में क्या है, नाभि है, ठीक है, नाभिक है। अब नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ये देखिए चक्कर लगा रहा है बेटा, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए क्या है, नाभिक है। अब नाभिक का इलेक्ट्रॉन, नाभिक का द्रव्यमान एक और कर लीजिए, ये नाभिक का द्रव्यमान एक और कर लीजिए, और आपका जो नाभिक का द्रव्यमान मान लीजिए इधर है, और यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कर लीजिए। अब मान लीजिए नाभिक का द्रव्यमान जोड़ने पर हम लोग नाभिक का द्रव्यमान कम है किसके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग से, यानी कि जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं एक साथ में, तो नाभिक का द्रव्यमान कम हो जा रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान क्षति बोलेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी, और यहाँ पर प्लस में ए माइनस जेड एम एन माइनस में एम, ठीक ना। ये क्या आपका समझ रहे हैं, ए क्या है, ये परमाणु भार है, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, ठीक है, ये भार है, और पी प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ठीक है। बात इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर जो जहाँ जेड को यहाँ पर ये सब बात है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा जी, इसको लिखने में कुछ नहीं है। जहाँ यहाँ पर क्या है, जेड क्या है, नाभिक की परमाणु संख्या, ए क्या द्रव्यमान संख्या है, एम पी क्या है, एमपी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान संख्या, एमएन क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या, एम क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, ठीक है। ये सब आप लोग के लिए उतना होता है। और ये देखिए बंधन ऊर्जा के लिए सेट नंबर 1 में आप लोग एफएस में प्रश्न नंबर 3 का देखिए ये भी मिलेगा, ये भी, लेकिन उसको हम लोग वहाँ पर उतना बढ़िया से नहीं समझा पाए थे, तो उसको आप लोग समझ लीजिए लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ आता है, प्रश्न नंबर 3 का घ हम इसमें लिखे हैं। तो देखिए दिए गए परिपथ में क्या कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 5
5 MA धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो क्या ज्ञात करना है, 5 MA धारा का, इसका जब हम लोग एम्पियर में जब निकालेंगे, ठीक ना, एम्पियर में जब इसको निकालेंगे तो इसके पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, 10 की पावर -3 लिखेंगे गुणे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये परिपथ दिया गया है, ठीक ना, ये आपका क्या है, परिपथ दिया गया है जिसमें 1.5 वोल्ट का धारा इसमें यहाँ पर दिया गया है कि 1.5 वोल्ट की धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। इसमें कितनी धारा, 1.5 वोल्ट की धारा, तो ये इधर से जा रही है। यहाँ पर आपका देखिए ये यहाँ पर क्या प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्ट है, ठीक है, 0.5 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पर मान दिया गया, किसका मान दिया है, V इक्वल टू फार्मूला होता है VR प्लस में VD, ठीक ना। VD क्या, अनुगमन वेग है, और ये VR क्या है, वोल्टता है, मतलब धारा में क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरोध है, ठीक ना। आपको ज्ञात ही करना है, देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, R का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले जिसका मान दिया उसको लिख लिए। यहाँ पर देखिए 1.5 V का मान है, यहाँ पर V का मान दिया वोल्ट का, और VR आपको निकालना है, प्लस में 0.5 किसका मान दिया, यहाँ पर दिया है, ठीक ना, VD का मान दिया है, ठीक है। VD का मान दिया इतना 0.5, तो यहाँ पर देखिए VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये 1.5 माइनस 0.5, इसमें से घटाएंगे तो VR कितना आएगा, 1.0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 1.0 वोल्ट आ गया ना। अब देखिए इसी मान को हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला है R इक्वल टू VR अपन में I, ठीक ना, जो होता है R बराबर वोल्ट और अपन में धारा होता है। ये देखिए फार्मूला है, इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे R इक्वल टू VR अपन में I वाले में, तो I का मान यहाँ पर हम लोग देखिए 5 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर है, ठीक ना, आई का मान है। और यहाँ पर एक जो आया है, एक है, VR का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देंगे, और बटे में 5 गुणे 10 की पावर -3 रख देंगे, बराबर में आपका हो जाएगा 1000, कहाँ से गए, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -3, तो 10 की पावर +3 हो जाएगा। 10 के पावर +3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। 1000 बटे में कितना आ जाएगा, 5। अब 5 से हम लोग इसको काट देंगे, ठीक ना, 5 से हम लोग काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, R बराबर आपका आ जाएगा 200 ओम, कितना आ जाएगा आपका, 200 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना, 200 ओम आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 का घ कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि खंड द, प्रश्न नंबर 4 का क, देखिए विस्थापन धारा क्या है, विस्थापन धारा की परिभाषा पूछा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात, यहाँ पर निर्वात लिखा है, निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई, वेक्टर ई बराबर 0.6.3 कैफ जे दिया है, वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का मान तथा दिशा क्या है, ठीक ना, मान और दिशा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग विस्थापन धारा पहले देखते हैं। जब निर्वात या किसी माध्यम में समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए जब निर्वात या किसी माध्यम में, मान लीजिए निर्वात, निर्वात का मतलब समझ रहे हैं ना, निर्वात का मतलब होता है जहां पर, जब निर्वात या किसी माध्यम में, निर्वात का मतलब जहां पर मतलब वायु ना हो, ठीक ना, किसी माध्यम में समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर कोई माध्यम, मान लीजिए कांच का माध्यम है, या फिर वायु का माध्यम है, या फिर निर्वात है, ठीक ना, कोई माध्यम है, तो माध्यम में क्या कर रहा है, अगर समय के साथ विद्युत फ्लक्स में, जो विद्युत फ्लक्स होता है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना, अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन हो रहा है तो उत्पन्न धारा को, जो उसमें उत्पन्न धारा होगी, उस धारा को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापन धारा को आप लोग सही से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ID फार्मूला होता है ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान में DT, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, विस्थापन धारा का। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आगे 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 देखिए क्या निकालने के लिए कहा था, उस पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है आपका, ई अपान में सी होता है। ई का मान दिया है 6.3 दिया था, कितना दिया था, 6.3 दिया था। सी का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। मान रखेंगे, गुणा करेंगे, कट पिट करेंगे, 2.1 गुणे 10 के पावर -8, ये 10 के पावर 8 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, जो प्लस है वो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक ना, -8 है, प्लस में 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -8 हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
आंसर आ जाएगा 2.1 गुणे 10⁻⁻8 टेस्ला। यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी दिशा देख ली, विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा एक्स अक्ष की दिशा ई, यानी कि ई जो है वाई अक्ष की दिशा है, और जो एक्स अक्ष की दिशा जो विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा होगी वो किस कौन सी होगी, एक्स अक्ष की दिशा होगी, और ई जो है वो क्या होगा, वाई अक्ष की दिशा में है। ठीक है, अतः क्षेत्र बी जो बी है, विद्युत क्षेत्र जो बी है की दिशा क्या होगी, जेड अक्ष होगी। ठीक है, बात समझ में है ना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे प्रश्न नंबर 4 का ख, देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख यहाँ पर है ख C1 है माइक्रोफैरड तथा C2 है माइक्रोफैरड। धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो, तब C1 व C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। C1 क्या है, C2 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया कि C1 जो है C2 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, समांतर क्रम में हम लोग पहले जोड़े तो कितना आया था, समांतर क्रम में यहाँ पर कहा है कि जब हम लोग समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं, कहाँ गया प्रश्न नंबर, कहाँ गया यहाँ पर है, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता कितनी आ रही है, 20 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर देखिए C1 + C2 समांतर क्रम में जोड़ दिए, कितना आ गया 20 माइक्रोफैरड, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद करा है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम लोग 1/C1 + 1/C2 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1 कितना आ रहा है, ये 4.8 आ रहा है। ठीक है, तो 1/4.8 आ गया। यहाँ तक समझ में आया ना। आगे देखिए C1 इंटू C2 देखिए 4.8 गुणे में 20 करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, 96 माइक्रोफैरड पाएंगे। क्या पाएंगे, 96 माइक्रोफैरड पाएंगे। अब देखिए C1 इंटू C2 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा 96 माइक्रोफैरड। ठीक ना, C1 इंटू C2 माइक्रो कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये देखिए आपका C1 - C2। अब हम लोग C1 - C2 निकालेंगे तो C1 - C2 के लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लिखे हैं C1 + C2 का होल स्क्वायर -4C1। ठीक है, -4C1 इंटू C2। देखिए यही फार्मूला लगाएंगे। C1 + C2 का कितना है मान, यहाँ पर 20 माइक्रोफैरड दिया, कितना है 20 माइक्रोफैरड है। उसके बाद -4C1 इंटू C2 96। ठीक है, तो ये 96। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 96 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 96 चौको 384 होता है। कितना होता है, 384 होता है। यहाँ पर रखें 400 में से 384 घटाएंगे तो करड़ी में कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुणे 4 लिख सकते हैं तो 1 4 बाहर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, C1 - C2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अरे 3 हो गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए हम लोग को हल करना है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 से C1 बराबर C1 बराबर C12 मतलब माइक्रोफैरड, कितना 12 माइक्रोफैरड। ठीक ना, और C2 बराबर कितना 8 माइक्रोफैरड प्राप्त होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, C1 अनुपात जब C2 निकालेंगे तो 3:2 आएगा। ठीक है, 3 अनुपात कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर से काटेंगे हम लोग 4 से तो 4 दूना के 8 आएगा, और यहाँ पर काटेंगे 4 तिहाई 12 आएगा, 3:2 आएगा ना, 3:2 आएगा। क्योंकि आपका जो C1 है, देखिए C1 क्या है, C1 आपका यहाँ पर है 20 C1 यहाँ पर निकाले नहीं है, जब ये यूज करेंगे तब निकलेगा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम लोग C1 और C2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, भाग करेंगे तो निकल जाएगा। तो C1 अनुपात C2 कितना आ जाएगा, बराबर में 3:2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 का ग। देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग क्या है, दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब क्या हो जाता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है, और क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल, तो इसका जो फार्मूला होता है F/L इक्वल टू होता है माइक्रो जीरो होता है अपन में 2πI1I2 अपन में R न्यूटन प्रति मीटर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। यहाँ पर देखिए पहला है, जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा बहती है तो तारों पर क्या हो जाता है, एक दूसरे में धारा के कारण लगने वाले बल की दिशा अंदर की ओर होती है, अतः तारों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक ना, अतः क्या होता है, तारों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा बहती है
मतलब तारों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट इसमें है कि जब दोनों तारों में विपरीत दिशा में धारा बहती है। देखिए, जब दोनों तारों में क्या होता है, जब दोनों तारों में विपरीत दिशा में, यानी कि ये तार है, मान लीजिए ये तार है इधर है, ठीक है, तो दोनों दो तार है, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों में विपरीत धारा, एक इधर से धारा जा रही है तो एक इधर से धारा आ रही है। ठीक है, दिशा में धारा बहती है तो तारों पर एक दूसरे में धारा के कारण लगने वाले बल की दिशा बाहर की ओर होती है, अतः तारों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक ना, आकर्षण बल इधर लग रहा है, देखिए ये वाला जो था ये आकर्षण बल के लिए था, और ये वाला जो है प्रतिकर्षण बल कब लग रहा है। ठीक है, कब आकर्षण बल लगेगा और कब प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों बात समझ में आ गई आपको। तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर देखिए 4 का घ है, तो 4 का घ देखिए क्या है। 4 का घ है, देखिए कह रहा है कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक आवश्यक प्रतिबंध प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। तो व्यंजक लिखना है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर अनुनादी परिपथ क्या है, जब किसी प्रत्यावर्ती LCR विद्युत परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है। ठीक है, मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात XL इक्वल टू XC, यानी कि दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक ना, तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। कब हम लोग कहेंगे, जब XL और XC क्या होंगे, बराबर होंगे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनुनादी परिपथ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। देखिए XL इक्वल टू XC, XL इक्वल टू XC होता है, और XL के ओमेगा एल। ठीक ना, XL क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और XC क्या होता है, 1/ओमेगा C। आप दोनों का क्रॉस क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भेज दिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा LC इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक ना, एक बचेगा इधर, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू करेंगे और इसको इधर भेजेंगे, बटे में आएगा, और ये स्क्वायर जो है रूट के रूप में बदल जाएगा। ठीक ना, स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर जाके करड़ी का रूप ले लेता है। ठीक ना, तो ये करड़ी का रूप ले लेगा। उसके बाद ORR करके हम लोग इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2πFR आवृत्ति के लिए। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1/LC, ये तो है ही, और ओमेगा बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुनादी आवृत्ति FR इक्वल टू हो जाएगा 1/2π रूट में 1/LC। यही सूत्र आपको क्या करना था, निकालना था, लिखना था। ठीक ना, तो सूत्र हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 4 का घ कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 का अंगा वाला बचा, उसमें चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 4 का अंगा वाला है, क्या कह रहा है कि देखिए आइंस्टीन कह रहा है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। समीकरण लिखना है, उसके बाद 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटान आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटान इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः K1 तथा K2 तथा उनके वेग क्रमशः V1 तथा V2 हो, तो पहला देखिए K1 बटे में K2 तथा V1 बटे में V2 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, पहला ज्ञात करना है K1 बटे में K2 का मान, दूसरा ज्ञात करना है V1 बटे में V2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से हम लोग इसको चलेंगे। ठीक ना, तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण होता है, क्या होता है, K मैक्स इक्वल टू होता है 1/, यानी कि इसको हम लोग हाफ बोलते हैं, हाफ mv² मैक्स। ठीक ना, इसको बोल सकते हैं हाफ mv² मैक्स, यानी कि K मैक्स इक्वल टू 1/2 mv² मैक्स। ठीक ना, अब इसके बराबर क्या क्या होता है, देखिए इसके बराबर होता है HV-W बराबर में H, इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर V-V0 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है K1 के लिए जब निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए K1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर HV1 निकालेंगे। ठीक ना, K1 के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा HV1 माइनस में W, तो यहाँ पर क्या HV1 का मान 1 है। ठीक ना, HV1 का मान कितना दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है ना 1 वोल्ट। ठीक ना, कितना दिया, 1 वोल्ट दिया है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, और इसका मान कितना दिया है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक ना, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 1.05। ठीक ना, 1 माइनस 0.5, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद K2 के लिए जब निकालेंगे, तो K2 के लिए आपका हो जाएगा HV2,
तो ये K2 के लिए क्या हो जाएगा, एच V2 हो जाएगा, माइनस में W रहेगा, W का मान वही रहेगा जो इसमें लगा था, ठीक ना। और इसमें क्या था, 2 यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2.5 दिया है, ठीक ना। इसमें V2 का मान दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर HV2 का मान 2.5, माइनस में W का मान वही है 0.5 रखेंगे तो घटाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, दशमलव को नहीं लेते, ठीक ना। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए K1 अपान में K2 निकालना है। पहला क्या निकालना है इसमें, देखिए K1 अपान में K2 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए K1 अपान K2 निकालेंगे तो K1 का मान इतना आ गया, K2 का मान इतना, मान रखेंगे यहाँ पर, देखिए मान रखेंगे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव, यहाँ पर 0 ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5/20 और इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो K1 अपान K2 बराबर में क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम V1 और V2 निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, तो के मैक्स बराबर क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पर यहाँ पर रख लिए V² मैक्स, ठीक ना, हाफ mv² मैक्स, ये फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए के समानुपाती डायरेक्टली किसके होता है, V² के होता है। के जो फार्मूला होता है के इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V² के होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का मान कितना था, K1 माइनस K2, यही है K1 माइनस K2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं V1 अपन K1 बटे K2 है तो V1 बटे में V2 लिख सकते हैं, ठीक ना। होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिए क्योंकि यहाँ पर V का स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए V1 V2 का मान निकालना है, K1 K2 का मान पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लग गया, रूट लग गया, यानी कि करड़ी लग जाएगी। तो करड़ी लग गई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मान आया था 1/4, K1 अपान K2 का मान आया था 1/4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट का मान रखेंगे, रूट में K1 अपान K2 का मान रखेंगे 1/4, तो 1/4 रखें। अब रूट से इनको निकालना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 लिख सकते हैं और इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो आपका V1 अपान में V2 का मान तैयार हो गया, यानी कि आ गया जी, कितना आ गया, 1/2 आ गया। किसका मान आ गया, V1 अपान में V2 का मान आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। और K1 K2 का मान कितना आया था, 1/4 आया था, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का आप लोगों को, प्रश्न नंबर 4 का अंगा तक हम करा दिए। अंतिम सेट चल रहा है, प्रश्न नंबर 5 कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को, अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है, आपको अगर आप पीडीएफ लेना है ना, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 7460012763, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो 100 रुपीज़ में 2020 से 24 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलेगा और 130 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सभी वीडियो का वन शॉट पड़ा हुआ है। सेट 1 2 3 6 तक चला है, मतलब पूरा पूरा हो चुका है, ठीक है। और सेट नंबर ये अंतिम वाला बचा हुआ है, तो सेट नंबर 7 बचा है, तो इसको ही हम क्या करेंगे, आज सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अगर देखिए ये क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का, प्रश्न नंबर 4 तक हो चुका है। कहाँ तक हो चुका है, प्रश्न नंबर 4 तक हो चुका है। ये देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका बचा हुआ था। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जो ये वाला पार्ट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ठीक ना। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बहुत बार आ चुका है, पिछले सेट में हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसको कराएंगे ऊपर वाला समरूप। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले आप लोग देखिए, ये चित्र है, ठीक है, ये चित्र है और ये भी एक चित्र है, ठीक ना। इसका जो कोण है कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये एल है और ये क्या है, बी है, ये ए है, बी है, सी है, डी, ये एक आयताकार है, ठीक ना। यह एक आयताकार क्या है, यहाँ पर देखिए। अब हम चित्र से कुछ नहीं, चित्र आप बना लीजिएगा, इसी प्रकार से चित्र बनाना है। यहाँ पर जो धारा है, धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, धारा ऐसे इस ऐसे जाएगी, इसमें धारा ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा और ये वाला भी चित्र बना लीजिएगा, चित्र बढ़िया लग रहा है। और चित्र के अनुसार देखिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, अभी समझेंगे इसमें, देखिए पूरी बात बढ़िया से समझ में आ जाएगी। देखिए भुजा ए बी पर लगने वाला चुंबकीय बल, जो भुजा ए है और ये बी है, ठीक है। ये भुजा क्या है, ए है और बी है, ठीक ना। कह रहा है कि भुजा ए बी पर लगने वाला ये चुंबकीय बल जो है, चुंबकीय बल क्या है, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IBL, ठीक ना। यानी कि भुजा पहला भुजा है तो इसमें F1 लगाएंगे, ठीक है।
इस पर पहला बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा, तो उसके लिए भी F1 F2 F3 लगाएंगे। ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, तो ए और बी के लिए जो बल लगेगा ये F1 इक्वल टू क्या है, IBL है। दिशा, अब देखिए दिशा लंबवत ऊपर की ओर, ठीक ना, दिशा ये क्या है, लंबवत है ऊपर की ओर, कहाँ है, ऊपर की ओर है, दिख रहा है इसमें ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। भुजा बी सी पर लगने वाला चुंबकी, जो ये बी है और ऊपर जो आपका सी है, जो ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है, पर लगने वाला चुंबकीय बल F2 से इसको दर्शाएं, क्योंकि F1 से दर्शा चुके, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू IBL हो जाएगा। दिशा लंबवत अंदर की ओर, ये दिशा लंबवत है, ये अंदर की ओर इसको कहेंगे, ठीक ना, इसको क्या कहेंगे, अंदर की ओर। अंदर की ओर भुजा CD पर लगने वाला चुंबकीय बल F3 क्या है, F3, और IBL इसका क्या हो जाएगा, F3 इक्वल टू IBL। दिशा लंबवत नीचे की ओर, तो ये इसकी दिशा क्या है, लंबवत है, नीचे की ओर है, ठीक है। दिशा कहाँ है इसकी, इसकी क्या है दिशा, इसकी दिशा लंबवत नीचे की ओर। भुजा DA पर है, भुजा क्या है, DA पर लगने वाला चुंबकीय बल F1 इक्वल टू IBL। दिशा लंबवत बाहर की ओर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, दिशा क्या होगी, लंबवत होगी, और जो बाहर की ओर होगी। अब देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं F1 तथा F3 परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। जो F1 है और F3 है, देखिए F1 क्या है, देखिए ये F1 है और ये F3 है, ठीक ना। इसमें क्या है, परिमाण में क्या है, बराबर है, ठीक ना, ये क्या है, परिमाण में बराबर है, और दिशा देखिए ये लंबवत बाहर की ओर इसकी दिशा, और इसकी दिशा क्या है, दिशा लंबवत नीचे की ओर है, ठीक है। तो दिशा क्या है, इसकी विपरीत है, इसमें बताया गया दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये एक दूसरे को क्या काटते हैं, काट देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। किंतु F2, यहाँ पर देखिए नीचे, किंतु F2 तथा F4 परिमाण में बराबर है, ठीक ना, ये वाला F4 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किंतु F2 तथा F4 परिमाण में बराबर है, किंतु क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं जो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। जो आपका F2 है, ये वाला F2 और F4 है, ये क्या है, ये अलग अलग है, इनकी क्रिया रेखाएं क्या अलग अलग है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का जब आघूर्ण का सूत्र ये बनेगा आपका बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इक्वल F4, ठीक है, गुणे बीच की लंबवत दूरी, ये फार्मूला बनेगा, ठीक ना। ये क्या फार्मूला बनेगा, बल, यानी कि F2 बराबर F1 गुणे बीच की लंबवत दूरी। F2 ले सकते हैं या फिर F4 ले सकते हैं, दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए F2 भी ले सकते हैं या F4 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले लीजिए। गुणे में ये लिख दीजिए बीच की लंबवत दूरी। अब यहाँ पर देखिए ताऊ इक्वल टू क्या हो जाएगा, IBL गुणे बी साइन थीटा। बी साइन थीटा ये वाला, इसमें की बात कर रहा है, ठीक है, बी साइन थीटा, ठीक ना, IBL, और ये क्या है, बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा इक्वल टू आई, ये क्या है, लंबाई है, और ये बी, ठीक ना, LB और बी साइन थीटा, इसी में का है, देखिए सब यही है। तो L को और B को एक जगह कर दिया गया है, B और साइन थीटा एक जगह, तो I यहाँ पर है, IL गुणे B, ये कोष्टक में हो गया, B साइन थीटा एक ही है। अब उसके बाद देखिए IAB साइन थीटा, IAB का मतलब जो यल है आपका क्या है, यल जो है, यल AB कर रहा है, ये AB है, ठीक है। तो यहाँ पर यल की जगह पर AB रख दिया, IAB साइन थीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर जो फार्मूला होता है IA होता है, ए की जगह पर आप फार्मूला ये रख सकते हैं, ताऊ इक्वल टू हो जाएगा MB साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ताऊ इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा। अतः ये लिख दीजिएगा, बस इतना ही लिखना है। प्रश्न नंबर 5 का आपका समाप्त हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको समझ लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया पढ़ने में है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आता है आपका प्रश्न नंबर 5 का ख, दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं धाराएं क्या, I1 I2 व I के मान ज्ञात कीजिए जब क्या, जो स्विच है यस को जिस क्षण दबाते हैं तब ज्ञात करना है, और यस को काफी देर तक दबाते हैं तब ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका, देखिए ये आपका फिगर बन चुका है, परिपथ है,
ठीक ना। इसमें क्या है, बोल्ट है, कितना बोल्ट है, 10 बोल्ट है। आर ये प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, और प्रेरकत्व तो कितना दिया है, 5 हर्ट्ज दिया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, देखिए एस को जिस क्षण दबाते हैं उस समय क्या निकालना है आपको, I1 I2 I3 I1 I2 और I का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यस को जिस क्षण दबाते हैं, तो यस ये आपका जो स्विच है, ठीक ना, इसको जिस क्षण हम इसको दबाएंगे तब निकालना है। तो देखिए स्वप्रेरकत्व स्व प्रेरण के कारण यल में धारा I2 इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। जब इसको हम लोग दबाएंगे, इसको हम जब दबाते हैं तो इसमें जो धारा होगी I2 जो होगी, इसमें I2 जो होगी ये क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, I2 क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद देखिए I1 इक्वल टू आई, इसको मान लिए हैं कि I1 क्या है, I के बराबर है। ठीक है, बराबर में ये I बराबर क्या होता है, ई अपान में आर होता है। तो ई का मान कितना दिया है, ई का मान रख देंगे 10 ओम। ठीक ना, 10 दिया है, और देखिए आपका आर का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर 10/5, 10/5 रख देंगे, और यहाँ पर देखिए तो ये 5 जो है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 5 ओम होगा। ठीक है, 5 ओम है, तो यहाँ पर 10/5 रखा गया। 10/5, 10 दुना के 5 दुना के 10 हो जाएगा, 5 दुना के 10 होगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आई बराबर 2 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए जब यस जो स्विच है, यस को काफ़ी देर तक दबाते हैं तब क्या होगा, एल का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, अगर ज़्यादा देर तक दबाएंगे तो यल का जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए शेष दोनों प्रतिरोधों के इस सिरों पर विभवांतर समान 10 वोल्ट होगा, क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए I1 इक्वल टू ई अपान R1, यानी कि ई का मान 10, 10/5, ये जो 10 वोल्ट दिया है यही 10 है। ठीक है, ये वाला जो 10 था वही है। ठीक है, तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 5 होगा, तो ये कट जाएगा, तो I1 का मान आ जाएगा कितना, 2 एम्पियर। तो दोनों क्या है, बराबर, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए थे, I1 इक्वल टू आई किए थे कि दोनों बराबर। तो I1 देखिए आई कितना आया, 2 एम्पियर, I1 भी कितना आया, 2 एम्पियर। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला I2 बराबर होता है ई अपान में R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई अपान में R2 का मान यहाँ पर देखिए दिया है 10 ओम। ठीक ना, यहाँ पर कितना दिया है, 10 ओम दिया है, R2 का मान है। ठीक है, तो I2, अब ई का मान 10 है, R2 का मान 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। ठीक ना, I2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब I बराबर हम निकालेंगे, तो I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 कर देंगे, सभी धाराओं का योग हो जाएगा। तो सभी धारा कितनी है, 2 एम्पियर, एक I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 1 एम्पियर। तो 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर बराबर कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो I बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 एम्पियर। I2 बराबर 1 एम्पियर, I1 बराबर 2 एम्पियर। जितना आपको निकालना था सब आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सरल था। ठीक ना, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अथवा वाला एक क्वेश्चन है, ये ख का अथवा है। ठीक है, ख का अथवा है। तो ख का अथवा में देखिए कहा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V, ये दिया है V 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। ठीक ना, ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध इसमें दिया है 2000 ओम दिया है। ठीक है, ये आपको परिपथ दिख रहा है। आप देखिए इसमें ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। पहला है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है परिपथ का। दूसरा क्या है, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है। तीसरा परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फिगर है, फिगर को देख लीजिए, फिगर वही वाला है, कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर क्या है, v इक्वल टू 282 साइन 100 पाई टी दिया है, वहाँ पर दिया है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको इससे इस समीकरण से तुलना करेंगे। इसको समीकरण टू मान लीजिए, जो v इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण 2 मान लीजिए। इसी से हम लोग इसकी क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर तुलना जब हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए तुलना करने पर लिखेंगे V0, यहाँ पर V0 है तो इसके जगह पर क्या है, 282, तो ये V0 का मान हो जाएगा 282 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा का जगह पर क्या है, 100 पाई है, तो ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। इसको हम लोग एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 50 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आर बराबर कितना दिया है, 2000, कितना दिया है, 2000 ओम दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 2000 ओम दिया है आर बराबर। ठीक ना, ये बात समझ में आई। आगे चले हम लोग। एल बराबर कितना है, एल बराबर यहाँ पर देखिए कितना दिया है, एल बराबर आपका 10/पाई फैरड। ठीक है, 10/पाई फैरड। एल बराबर, सी बराबर, अरे 10/पाई फैरड नहीं है यार, ये एल बराबर आपका ये है 40 बटे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40/पाई फैरड। ठीक है, तो ये एल का मान ये है, और ये सी का मान है। तो यहाँ पर देखिए एल का मान 40/पाई फैरड, और यह सी का मान 10/पाई फैरड में। ठीक है,
उसके बाद पहला हम लोग ज्ञात करेंगे स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, यानी कि VRMS ज्ञात करना है। VRMS ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको पता है, V नॉट अपान में रूट में 2 होता है, ठीक ना। V नॉट अपान में रूट में 2 होता है फार्मूला। अब यहाँ पर क्या है, V नॉट का मान 282 था और रूट में 2 का मान आप जानते हैं 1.41 होता है, तो 1.41 ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर दशमलव हटा दिए 2 जीरो बढ़ा दिए, यानी कि 282 यानी कि डबल जीरो लग गया, 141 गुणे 282 होता है, ठीक है। 141 दूना कितना होता है 282, तो इसको हम लोग काट देंगे तो कितना बचा, 2 बार जाएगा तो 2 और 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए परिपथ का प्रेरण प्रतिघात यानी कि XL निकालना है, तो XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, ठीक है। ओमेगा का मान क्या है, देखिए यहाँ पर ओमेगा का मान आपको दिखाएं हम, यहाँ पर दिया है ओमेगा बराबर क्या है 100 पाई दिया है, ओमेगा बराबर 100 पाई दिया है। यल का मान आपका देखिए 40/पाई फैरड है। यहाँ तक मान हम रखेंगे 100 पाई गुणे में 40 में पाई, पाई से पाई कैंसिल, 100 में और 40 में गुणा होगा तो 4000 ओम आ जाएगा। XL कितना आ जाएगा 4000 ओम आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखिए XC हम लोग निकालेंगे, जो XC निकालेंगे तो यहाँ पर C का मान रखेंगे, जो यहाँ पर XL निकाले तो यल का था, अब XC निकालेंगे तो ये क्या होता है 1/ओमेगा C होता है, यानी कि इसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ओमेगा C, ओमेगा का मान 100 पाई, C का मान 10/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 100 गुणे 10 करेंगे तो 1000, 1000 से एक में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.001 ओम आ जाएगा। तो ये XC का मान कितना आ जाएगा आपका 0.001 ओम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला निकल गया, आप तीसरा वाला निकाल लेते हैं, क्या है प्रतिघात निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है। तो तीसरा हमें क्या निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है। तो इसका Z बराबर ये फार्मूला होता है, Z बराबर क्या होता है फार्मूला, देखिए Z बराबर होता है रूट में यानी कि करड़ी में R² 80 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए परिपथ में लगा कुल प्रतिरोध, कितना कुल प्रतिरोध लगा हुआ है, तो देखिए R प्लस में R1 यानी कि देखिए यहाँ पर एक ये R है प्लस में R, ये देखिए एक ये R है, ये एक R डैश है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 2000 ओम प्लस 2000 ओम कितना हो जाएगा 4000 ओम हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध कितना लगा हुआ है 4000 ओम। अब देखिए Z बराबर हम लोग फार्मूला पर रखेंगे, इस वाले फार्मूला पर, तो यहाँ पर R² यानी कि ये जितना लगा हुआ है RT का स्क्वायर करेंगे यानी टोटल प्रतिरोध, ठीक ना। टोटल जो रेजिस्टेंस है कितना है 4000 का स्क्वायर, प्लस में अब प्लस में किसका ये XL माइनस XC कितना मान आया था, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए XL का मान, देखिए XL का मान कितना आया था, XL का मान 4000 ओम आया था और XC का मान 0.001 ओम आया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए रख दिए, ठीक है। अब देखिए मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4000 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हम देखिए 0.001 जो है बहुत ही कम संख्या होती है, यानी कि बहुत ही कम नंबर होता है, बहुत ही कम, एकदम नाम मात्र है। तो नाम मात्र को हम लोग नहीं लेते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, अगर इसको छोड़ेंगे तो 4000 ओम बचेगा, तो 4000 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 4000 का स्क्वायर प्लस 4000 का स्क्वायर, तो 4000 एक बाहर आएगा, 4000 एक बाहर आएगा, यानी कि देखिए दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये 4000 ये 16000 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो जीरो भी उसी हिसाब से बढ़ता है। अब देखिए क्या बचेगा आपको, जब आप 4 × 4 करते हैं तो 16 जब होता है, रूट में 16 होता है, तो जब उसको हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 4 × 4 × 2 लिखते हैं ना। तो अब जब इस 4000 को बाहर निकालेंगे करड़ी में 2 बचेगा, करड़ी में कितना बचेगा 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4000 करड़ी में 2 ओम, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, इसको मैं समझा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग है, तो प्रश्न नंबर 5 का ग का क्वेश्चन देखिए पहले, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या हैं, दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है। देखिए ये किरचॉफ के दोनों नियम हो चुके हैं, सेट 1 2 3 किसी में भी हो चुका है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किस में हुआ है। किरचॉफ के दोनों नियम हो चुके हैं, किरचॉफ का दोनों नियम हो चुका है, ठीक है, किरचॉफ का दोनों नियम हो चुका है। अब देखिए हमें क्या इसमें ज्ञात करना है, इससे जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है, तो प्रतिरोध क्या है इसका नगण्य यानी कि नाम मात्र है।
तो यहाँ पर देखिए फार्मूला चित्र यहाँ पर बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, एफ, ई है, एफ, ठीक है। यहाँ पर कितना है प्रतिरोध 2 ओम है, 2 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 5 वोल्ट की धारा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर I1 धारा आ रही है और यहाँ पर दोनों I1 प्लस I2 दोनों जा रही है, क्योंकि I1 भी इधर से आ रही है, ठीक है, और यहाँ से I2 भी आ रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं I2 लिखा नहीं है कहीं पर। तो यहाँ पर देखिए दिए गए परिपथ से देखिए बंद लूप ABEFA से दिए गए परिपथ से बंद लूप क्या है ABEFA से चलेंगे। किससे चलेंगे? ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, एफ ई यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। डी देखिए क्या करा है ABEF इस पर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दिख नहीं रहा है ABEFA, ठीक ना, ABEFA इससे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना मिल रही है, यहाँ पर कितना मिल रहा है 4I यानी कि 4I यानी कि कितनी धारा मिल रही है 4 ओम की। यहाँ पर देखिए प्लस में अब इसको क्या करेंगे 2I1 प्लस 2I2, ठीक ना, 2I यानी कि ये 2 ओम है, 2 ओम इसी की बात करें 2I1 प्लस I2 बराबर में कितना है 4, बराबर में कितनी वोल्ट की धारा है 5 वोल्ट की, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या जोड़ेंगे I2I1 और 4I1 क्या हो जाएगा 6I ओम हो जाएगा। और ये आपका ये भी 2I ओम होगा 2I, क्योंकि 2 से दोनों में गुणा हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, ये भी 2I2 हो जाएगा, तो 2I2 ये हो जाएगा। बराबर में 5 है, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब देखिए बंद लूप BCDEB में, तो क्या इसमें बंद लूप BCDEB यानी कि BCDEB में तो चलेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी धारा आ रही है 6 ओम की, यहाँ पर 6I2 हो जाएगा, ये I2 है, ठीक है, ये I2 है, ये कितना हो जाएगा 6I2 हो जाएगा। और ये माइनस में क्या हो जाएगा, क्यों माइनस में क्यों कि क्योंकि यहाँ पर विपरीत में जा रहा है, यानी कि धारा किधर से आ रही है तो ये किधर से जा रहा है विपरीत जा रही है, तो ये माइनस में लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 जो 4 लगेगा माइनस में लगेगा, तो -4I1 ये I1 है, तो यहाँ पर -4I1 बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा 2I1 बराबर 3I2 देखिए दोनों को हम लोग क्या किए हैं कामन ले लिए, कामन क्या लिए 2 कामन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, देखिए अगर 2 कामन लेंगे तो 2 3 6 2 दूना के 4 2I1 बचेगा और 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 2I1 बराबर 3I2 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम 2 को नीचे भेजेंगे I1 का मान निकालेंगे। I1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2I2 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। क्या मान लेंगे हम लोग? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 चलेंगे तो मान रखेंगे हम लोग। देखिए जो ये I1 का मान आया है ना 3/2I2, तो यही समीकरण 1 में क्या करेंगे मान को रख देंगे, ठीक है, I1 के जगह पर। तो यहाँ पर देखिए मान रख देंगे 6 गुणे 3/2I2 प्लस में 2I2 बराबर 5। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से काट देंगे, ये 2 3 6 हो जाएगा, ठीक ना, 3 3 के 9 9I2 हो जाएगा प्लस में 2I2 बराबर में 5। तो ये 9 2 11I2 आ जाएगा बराबर में 5 और I2 बराबर में 11 नीचे आ जाएगा, तो I2 बराबर में क्या है 5/11 एम्पियर आ जाएगा। अब अतः अमीटर का पाठ्यांक कितना आ जाएगा 5/11 एम्पियर, ये कितना आ जाएगा उसका अमीटर का पाठ्यांक आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ है। प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए करा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक ना। हाइगेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 2024 में भी आया है, 23 में भी आया है और देखिए यहाँ पर भी इस सेट में भी आ गया है, नेक्स्ट सेट में भी था ये। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये सघन माध्यम, ये क्या है सघन माध्यम। सघन का मतलब होता है जो घन माध्यम होता है, ठीक ना, जो घन माध्यम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सघन माध्यम। तो ये आपका सघन माध्यम है और ये देखिए आपका विरल माध्यम है, ठीक ना, इसमें कुछ नहीं है विरल माध्यम है। अब देखिए जो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो जो यहाँ से ये किरण आ रही है, किरण आ रही है सघन माध्यम से तो ऐसे आ रही है, लेकिन यहाँ से जो ये जब मिरर पर पड़ती है, मिरर पर, तो ये मिरर पर के पड़ करके
क्या हो जा रही है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है, ठीक ना, तो थोड़ा सा विचलित हो गई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी किरण जो आई ये भी थोड़ा सा विचलित हो गई, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम। अब देखिए हमको फार्मूला सिद्ध करना है, तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश से, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पर आपका बी है, ठीक ना, तो ए बी ए डैश से चलेंगे, ए बी ए डैश, यहाँ पर देखिए बी यहाँ ये वाला है, ठीक है, बी यहीं पर, तो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आई, क्या हो जाएगा साइन आई लगेगा, साइन आई बराबर में बी ए डैश अपन में ए डैश, यानी कि ये बी ए डैश से और किससे ए डैश, ठीक ना, बी ए डैश से और ए डैश, यानी कि ए डैश ए, ठीक ना। ये इसको बाद में लिखा गया है कि ए लिख दिए फिर ए डैश लिखे हैं, तो बी ए डैश बटे में ए डैश बराबर में क्या हो जाएगा आई आई वी वन है, ठीक है, ये क्या है वी वन टी यानी कि बोल्ट है और टी समय है, ठीक ना, टाइम है, और ये बटे में ए डैश वही रहेगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से, तो अब देखिए यहाँ पर बी डैश ए डैश से चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए बी डैश ये, ठीक ना, तो यहाँ पर ए चलेंगे, बी डैश फिर ए डैश, ठीक है, तो यहाँ पर ए है, बी डैश है, फिर ए डैश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर आएगा, तो क्या आ जाएगा साइन आर आएगा, तो साइन आर बराबर में ए बी डैश, ये क्या है ए बी डैश है, ठीक ना, यही दोनों ले रहे हैं, ए बी डैश बटे में क्या हो जाएगा आपका ए डैश, ये हो जाएगा, ठीक ना, ये ए हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, तो यहीं पर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर V1 था, यहाँ पर V2 हो जाएगा, V2 और यहाँ पर टी और यहाँ पर ए डैश, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको, ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलेंगे। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से साइन आई अपान साइन आर, अब देखिए यहाँ पर क्या ऐसे हो, देखिए यहाँ पर साइन आई है और साइन आर है, तो दोनों को हम लोग भाग में लेकर चलेंगे, साइन आई अपान साइन आर, और इसका मान रखेंगे V1 टी अपान में ए डैश और V2 टी अपान में ए डैश, ठीक ना, तो यही मान रखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये हो गया ये V1 अपान में V2 जो नियतांक है, ठीक ना, इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब ये कैसे हुआ है पता है आपको, जो यहाँ पर मान था, जब यहाँ पर हम लोग देखिए मान रखेंगे तो ये देखिए ए डैश से ए डैश ये कैंसिल हो जाएगा और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, बस वही है। यहाँ पर आप ऐसे हम समझा सकते हैं V1 टी और अपान में ए डैश और बटे में V2 टी अपान में ए डैश, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचा का V1 बटे में V2 बचा, यही बचा, अब यही बचा तो यही लिखेंगे, तो V1 बटे में V2 नियतांक हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण नंबर, क्योंकि देखिए क्योंकि V1 व V2 नियत है, दोनों क्या है नियत यानी कि समान है। उसके बाद देखिए यही अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम होता है, यही क्या है अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम होता है, साइन आई अपार साइन आर V1 अपार में V2। अब देखिए समीकरण 3 में नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वन म्यू टू कहते हैं, ठीक ना, 1μ2 कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अतः साइन आई अपान साइन आर बराबर में V1 अपान में V2 1μ2 भी लिख सकते हैं इसके बराबर में, समीकरण नंबर 4 इसको लिख लीजिए। चूंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम में विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से कहाँ जा रही है विरल माध्यम में जा रही है, अतः सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 1/2 म्यू इक्वल टू V2 अपान V1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक ना, क्वेश्चन कर लीजिएगा 5 का घ। अब देखिए 5 का अंगा वाला करवा देते हैं, इसी में कह रहा है कि चित्रानुसार एक वर्णी प्रकाश की किरण का समकोण प्रिज्म A इक्वल टू 90 डिग्री के पृष्ठ AB पर 45 डिग्री कोण के आपतित होती है, निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्पर्शवत अपवर्तित होती है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना, प्रिज्म के पदार्थ का क्या करना है अपवर्तनांक। देखिए यहाँ पर जो कोण दिया है यहाँ पर 90 डिग्री है, ये वाला कोण 45 डिग्री है, 90 माइनस आर डिग्री, ये वाला है 90 माइनस आर डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए ए बी सतह से अपवर्तन में स्नेल के नियम से चलेंगे तो n इक्वल टू होता है साइन
आई, साइन आई अपान साइन आर होता है। तो आई का मान दिया है यहाँ पर, कितना दिया 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बटे में साइन आर, और 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 और ये हो जाएगा आपका साइन आर। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। दूसरा, एसी सतह से अपवर्तन में स्नेल के नियम से। एसी सतह, देखिए यहाँ पर ए है और सी है, इसके सतह से हम लोग चलेंगे एसी से। अब पहले क्या था, ए बी था, अब इसमें एसी। एसी सतह से अपवर्तन में स्नेल के नियम से चलेंगे तो 1/(n) बराबर साइन ये 90 डिग्री माइनस आर, यहाँ पर आपका 90 डिग्री उसमें फिगर में देख लीजिएगा, और साइन 90 डिग्री, ठीक ना, ये यहाँ से आया फिगर में, देखिए ये यहाँ से आया फिगर में, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस आर है ना, ये 90 डिग्री माइनस आर, और ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, वही लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फार्मूला पढ़े होंगे। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन ये कॉस आर हो जाएगा, और थीटा के जगह पर क्या है, आर है, तो कॉस आर बटे में 1, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 था आपका n, और समीकरण 2 था 1/n। समीकरण 1 में मान था 1/√2 साइन आर, और समीकरण 2 में कास आर बटे में 1 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हल करना है। तो n से n ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, n से n ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 1 बचेगा, और यहाँ पर 1/√, बचेगा, और ये साइन आर और कास आर बटे में साइन आर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10 इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, 1/10 आर लिख दिए। अब देखिए tan r इक्वल टू 1/√2, tan r, ये tan r इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब साइन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चलेंगे। देखिए ये आपका होता है ना, अरे लंब बटा कर्ण पढ़े होंगे ना, तो लंब बटा कर्ण से चलेंगे। तो ये क्या है, ये लंब है, ये आप ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार है, ठीक ना, आधार बटे, और साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से चलेंगे। देखिए लाल, लाल बटे के ए, ये होता है, ये साइन होता है लंब बटे कर्ण, और जो आपका साइन ये कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टैन होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, टैन क्या है, लंब बटे आधार, लंब क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर हो गया, ये 1 ऊपर हो गया, और ये लंब बटे आधार है, तो आधार क्या है, √2 है, √2 क्या हो गया, आधार हो गया, तो √2 यानी कि 1/√2 आ गया। अब देखिए साइन का उसी तरह निकालेंगे, तो साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अरे यहाँ पर देखिए जी, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक ना, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब आपका लंब ये 1 है, लंब क्या है, 1 है, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, करड़ी में 3 है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 से n बराबर मान रखेंगे 1/√2 साइन आर। अब साइन आर का मान यहीं पर रख देंगे, तो साइन आर का मान रखेंगे, देखिए 1 बटे में √2, और इसके इंटू में लिखेंगे 1/√3। तो ये √3 जो है इंटू में है, यानी कि ये बटे में, तो ये ऊपर जाएगा, तो करड़ी में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा आपका समीकरण 1 से, ये अपवर्तनांक का मान आ जाएगा। ठीक ना, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइए। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, सभी का मिल जाएगा, 2020 से लगा है 2024 तक के। ठीक है, यहाँ से देखिए 74 612 763, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 2020 से 2024 तक पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट नंबर 7 का प्रश्न नंबर 5 तक हो चुका है। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से कराना है, तो प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर सेट नंबर 7 आ चुका है। अब 7 का देखिए ये हो चुका है, ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए खंड यह है प्रश्न नंबर 6। देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। सूत्र प्राप्त करना है किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक ना, यानी कि ई का क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप हेडिंग पर डाल लीजिएगा, हेडिंग हम भूल गए थे तो बाद में हेडिंग डालेंगे। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए ई, देखिए ई क्या है, वेक्टर ई है, ठीक ना, वेक्टर E1 है इसको माना गया वेक्टर E1,
इसको माना गया वेक्टर E2 इधर जो आ रही है, ठीक है। और ये आपका कोण थीटा है, ये ए है, ये बिंदु बी है, और यहाँ पर देखिए 2L है, ठीक ना। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2L है, और यहाँ यही लंबाई है। यहाँ पर देखिए आवेश कौन सा है, -q आवेश है, बिंदु O है, और यहाँ पर जो है +q आवेश है, ठीक है। ये आवेश है, और जो इसका ये वाला जो दूरी है, ये रूट में r² प्लस में L² है, और ये वाली जो दूरी है ये r है, ठीक है। बात समझ में आई ना। और ये देखिए 2L है, ठीक ना, ये क्या है 2L है। तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। जो +q है ये वाला +q है, और बिंदु P पर ये वाला जो बिंदु P है, ठीक ना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए वेक्टर E1 बराबर क्या होगा आपका, वेक्टर E1 जो ये वाला है, वेक्टर E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इंटू में लिखेंगे Q/में r² प्लस में L², ठीक है। ये जो आपकी बीच में आया है उसी का r² प्लस में L², ठीक है। एलांग BP यानी कि देखिए जो बीच है किसके एलांग लिया गया है, तो ये B और P के एलांग लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसी प्रकार से -q आवेश के कारण, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वेक्टर E2 यानी कि वेक्टर E2 है, ठीक है। E2 बराबर क्या होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ में r² प्लस L², फार्मूला वही रहेगा एलांग ये PA के, ठीक ना। ये कौन सा एलांग है, A से लेकर P तक, ठीक है। यहाँ पर जो है P और A के एलांग है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ से। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 को घटकों में विभाजित करने पर y घटक जो है, y घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। y घटक क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। उसके बाद तथा x घटक एक ही दिशा में होते हैं, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपका, E = E1 प्लस कॉस थीटा प्लस में E2 कॉस थीटा, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा E1 और E2, ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए E1 और E2 का मान क्या है, बराबर है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब जुड़ेगा तो एक ही लिखा जाएगा, या तो E1 लिखिए या तो E2 लिखिए, तो यहाँ पर 2E1 लिख दिए कॉस थीटा, ठीक है, दोनों जुड़ गया। उसके बाद देखिए एक फार्मूला लगा देंगे, E यहाँ पर 2 है, E1 का मान रख देंगे यहाँ पर, देखिए E1 का मान, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका P जो है बिंदु P है, और ये r² प्लस में L², और जो आपका रूट में था वो करड़ी में 3 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर के रूप में। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि r² जो है किससे बड़ा है, L से बहुत बड़ा हो, ठीक ना, जो r² है वो उसका मान जो है, या फिर r² कह लीजिए, r² किससे बड़ा है, L से बहुत बड़ा है, तब इसको हम लोग हटा देंगे। किसको हटा देंगे, r² को, अरे L² को हटा देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/में r³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। एलांग +q2 -q आवेश, ठीक है। एलांग किसके, +q आवेश और किसके -q आवेश के। तो यही सिद्ध करना था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आने की संभावना रहती है। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला। प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला तो हो चुका है। देखिए यह प्रश्न सेट नंबर 2 में 346 जो है FT की कोड किसका है, FT उसका कोड है, में प्रश्न नंबर 9 में हो चुका है। किस में हो चुका है, प्रश्न नंबर 9 में हो चुका है। प्रश्न उत्तर संख्या 7 देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर उत्तर संख्या कितना देखेंगे हम लोग, 7 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर उत्तर संख्या 7 क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणाम तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत ये पहला है कला संबद्ध हो तथा कला असंबद्ध हो, ठीक ना। जब स्रोत क्या हो, कला संबद्ध हो, और जब स्रोत क्या हो, कला
असंबद्ध हो तब क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तब चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आवश्यक शर्तें क्या क्या है, पहले देखिए, पहला है दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए। उसके बाद दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। जो इसके आयाम हैं, जो आवृत्ति तो है ही समान, इसके आयाम भी क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तीसरी पॉइंट है कि दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए, यानी कि दो तरंगे जो हैं उन दोनों तरंगों को एक ही दिशा में जाना है, गमन करना, एक ही दिशा में चलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथी पॉइंट है कि दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दोनों स्रोत का होना चाहिए, एक दूसरे के निकट, यानी कि आस पास होना चाहिए, यानी कि बहुत दूर नहीं, पास पास होने चाहिए। कौन, दोनों स्रोत जो है, जो तरंग है, वो दोनों स्रोत क्या होना चाहिए, एक दूसरे के निकट होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पांचवी पॉइंट है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक ना, अत्यंत क्या होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। क्या, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। छठी पॉइंट है तरंगों का कलांतर नियत हो। इसका जो कलांतर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। इसका कलांतर कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक है, तो सातवीं पॉइंट है प्रकाश स्रोत एक वर्णी होने चाहिए। जो प्रकाश, इनके प्रकाश स्रोत हैं, ये कैसे होने चाहिए, एक वर्णी होने चाहिए। ठीक ना, प्रकाश स्रोत कैसे होना चाहिए, एक वर्णी होने चाहिए। उसके बाद आठवीं पॉइंट है यदि प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो उनके ध्रुवण तल समान होने चाहिए। जो उनके तल होते हैं, ध्रुवण तल जो होते हैं, वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो यदि जब प्रकाश तरंगे ध्रुवित हों तब उनके ध्रुवण तल क्या हो, समान होने चाहिए। बात समझ में आई यहाँ तक, आगे चले हम लोग। चलिए, ये देखिए कहा है कि आई है, यहाँ पर इसमें बताया क्वेश्चन में, एक मिनट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक जब कला संबद्ध हो और एक जब कला असंबद्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए I1 हम मान सकते हैं आई को। ठीक ना, I1 क्या मान सकते हैं, आई मान सकते हैं, यानी कि जो मान दिया उसी को मान रहे हैं, ये आई दिया है। ठीक है, तो I1 इक्वल टू क्या, आई मान लीजिए, या फिर एक और मान लीजिए I2 इक्वल टू ये 4i मान लीजिए। ठीक ना, I2 इक्वल टू 4i मान लेंगे तो मान निकालने में क्या रहेगा, आसानी हो जाती है। अब देखिए कला संबद्ध होने पर पहला पॉइंट हम लोग निकालेंगे, क्या कहा है कि जब कला संबद्ध हो, तो यहाँ पर देखिए जब स्रोत क्या है, कला संबद्ध होने पर, यहाँ पर कला संबद्ध होने पर क्या बनेगा, आई मैक्स बनेगा। आई मैक्स इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, प्लस में इसका फार्मूला बनता है ये I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट में I1 इंटू I2। ठीक है ना, ये फार्मूला है, और I1 I2 का मान रखना है। ठीक है, तो I1 का मान I है, I2 का मान 4i है, तो यहाँ पर I1 का मान I रख दिए और I2 का मान क्या रख दिए, 4i रख दिए। 2 को 2 रहने दीजिए, I1 की जगह पर I रखेंगे। देखिए I1 की जगह पर I, और ये गुणे में है तो इंटू 4i, इसके जगह पर I2 की जगह पर 4i। ठीक है, तो ये देखिए गुणा करेगा तो इसके बाद 4i स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4i स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे 2i गुणे में 2i ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको बस ऐसे लिख सकते हैं, 2i गुणे में 2i ऐसे लिखेंगे। तो रूट में से क्या होता है, जब कोई संख्या एक ही चीज़ दो बार लिखी जाती तो रूट हट जाता है और एक संख्या जो होती बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर 2i दो बार है, तो 2i क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 2i बाहर आएगा तो एक और 2 बाहर है, ये 2 से 2i क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर 5i, ये देखिए i प्लस 4i कितना हो जाएगा, 5i, और 2 दूना के 4 यानी कि 4i ये भी हो गया। तो 5i प्लस 4i कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो i मैक्स का मान आ जाएगा 9i। कितना i, 9i, इतनी आई। ठीक ना बाबू, इतनी आई, 9i। अब देखिए दूसरी पॉइंट है कला असंबद्ध होने पर, जब जो स्रोत है वो कला असंबद्ध रहेगी तब क्या होगा। देखिए आई मैक्स बराबर, तब वो फार्मूला नहीं लगेगा जो 2 रूट करड़ी में I1 प्लस I2 था, तब यहीं तक फार्मूला लगेगा कि I1 प्लस I2। ठीक ना, बस इसमें क्या करेंगे, I1 और I2 को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस 4i, तो ये क्या हो जाएगा, I प्लस 4i हो जाएगा,
5 आई, कितना आई 5 आई, कितना आई 5 आई, ठीक ना। आई मैक्स बराबर आ जाएगा आपका 5 आई, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग, चलिए चलते हैं। अब देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 के अथवाले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हो गया, अथवाले पर चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 का अथवाला देखिए, कह रहा है कि प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से जो ये फोकस दूरी है लेंस की, ये लेंस है, ये भी लेंस है, ठीक ना। तो इन दोनों लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बिंदु ओ के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि बिंदु ओ से क्या करना है, प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। संयुक्त लेंस की क्षमता बताना है, ठीक ना। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की मान बताना है, दूरी बताना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर हम एक इसी फिगर को हम लोग मॉडिफाई किए हैं। इसी फिगर को कहा है ना इसमें कि बिंदु ओ के प्रतिबिंब उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए, किरण आरेख भी बनाना है, ठीक है। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस ये आपको किरण आरेख ऐसे बना लेना है, ठीक है। किरण आरेख बनाना है यहाँ से, फिर ये ले जा करके डायरेक्ट यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। और ये भी यहाँ से काटती हुई आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, तो आप लोग का भी बढ़ जाता है, ऐसा सबका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर ऐसे ऐसे ये फोकस दूरी है, ये फोकस है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे मिला देना, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, ये आई है, ये क्या है, ये आई है। उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, बस यही आरेखी चित्र बनाना था, आरेख खींचना था, तो आरेख खींचा गया। उसके बाद देखिए ये दूरी दी है 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के लिए हम चलेंगे पहले, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। जो ये आपका उत्तल लेंस है इसके लिए चलेंगे, फिर अवतल लेंस के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, F1 जो फोकस दूरी है बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, और U1 जो है ये वाली जो दूरी है इसकी कितना दिया है, 20 दिया है। तो उत्तल लेंस के लिए जब इसकी दूरी लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये -20 होता है। क्या होता है, -20। U1 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। V1 का मान निकालना है, ठीक ना। उत्तल लेंस में क्या निकालना है, V1 का मान निकालना है। तो V1 का मान निकालेंगे हम, देखिए यहाँ से फार्मूला है उत्तल लेंस का, 1/F1 इक्वल टू होता है 1/V1 माइनस में 1/U1। यही फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला होता है। देखिए ये F1 का मान 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 1/V1, क्योंकि V1 निकालना ही है। और यहाँ पर U1 का मान कितना दिया है, -20 दिया है, तो यहाँ पर माइनस तो लगेगा सूत्र में, और 1/-20 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा ये, तो ये प्लस वाला चिन्ह इधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा फिर से। तो 1/V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/20, ठीक है। क्योंकि ये प्लस हुआ था लेकिन ये इधर भेजा गया तो माइनस में आ गया। तो 1/V1 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। अब इसका लसा लेंगे तो 20 आएगा। अब 20 एक कम 20, 10 दूना के 20, 2 बार गया तो 2 एक कम 2, यानी कि 2 माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/20 ये आएगा आपका 1/V1 का मान। जब V1 को ऊपर ले जाएंगे तो 20 को भी ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना आ गया समझ में, नहीं आया समझ में, अरे यार ये बच्चों वाला सवाल है, ये तो 2 के बच्चे 3 के बच्चे लस लगाते हैं, लस है जी। तुम लोग तो और पगला देते। यहाँ पर देखो अवतल लेंस के लिए, देखिए आई क्या है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। जो आई है यहाँ पर दिखाया गया है, आई जो है ये कैसा कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। आई क्या है, अवतल लेंस के लिए ये आई आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर F2 की दूरी जो उसमें दिखाया कि दोनों का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो F2 की दूरी कितना होगी, यहाँ पर -10 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि ये अवतल लेंस है तो इसमें माइनस लगेगा, तो -10 सेंटीमीटर हो गया। और U2 की दूरी कितनी है, -10 सेंटीमीटर U2 की भी है, ठीक है।
क्योंकि देखिए 30 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 30 में से 20 निकालेंगे तो 10 बचेगा, ठीक है। तो -10 सेंटीमीटर और V2 की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फार्मूला तो आपको पता ही है, अभी हम फार्मूला बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/F2 इक्वल टू 1/V2 माइनस में 1/U2। अब देखिए मान रखना है, कुछ नहीं करना है, मान रखना है तो मान रखिए, धड़ाधड़ हल करिए। यहाँ पर देखिए मान रखेंगे हम लोग। अब क्या होगा, मान तो रखा गया ना, 1/V2। अब देखिए जैसे ये प्लस होगा, प्लस होकर इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस ये भी है और ये ये भी माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों -1/10। अब -1/10, ठीक है। बात सही है, समझ में आ रही है ना। माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो दोनों क्योंकि लस दोनों का एक ही है, 10 है, तो 10 का मतलब ऊपर ऊपर दोनों जुड़ जाएगा। तो माइनस माइनस कितना होता है, -1 कितना हो जाएगा, -2/10। 2 से काटेंगे तो 1/5 आएगा, तो 1/-5 है, ठीक है। ये क्या है, -5 है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, -5 है। अब ये V2 का मान आ गया कितना, अब देखिए ये इस प्रकार से था, V2 1/V2/1-5, ठीक ना, 1/-5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले, जब V2 पर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो V2 इक्वल टू -5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। अरे अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, पेपर आ रहा है तुम लोगों का 26 तारीख से। तो यहाँ पर देखिए अंतिम प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी, अब अंतिम प्रतिबिंब से जब उत्तल लेंस की दूरी लेंगे तो 30 में से 5 घटाएंगे, आएगी कितनी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब की उत्तल लेंस की दूरी तो कितना आएगा, 30 - 5, जो आया है ये घटा देंगे, 30 - 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों को संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता पूछा है ना, संयुक्त लेंस की क्षमता पूछा है पेपर में, मतलब क्वेश्चन में पूछा है संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगी, दोनों लेंसों को संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है P1 + P2। अब P1 और P2 का मान लिखेंगे तो P1 1/F1 + 1/F2 हो जाएगा, और 1/F1 1/F2 का मान रखेंगे 100/10 - 100/10, यानी कि ये 10 क्या है, F1 F2 का मान है, ठीक है। और 100 क्या है, डायोप्टर के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो 100/10 - 100/10 ये कट जाएगा, प्लस में माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 डायोप्टर। जो आपकी लेंस की क्षमता आएगी, जो P बराबर आएगा, कितना आएगा, 0 डायोप्टर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे इतना तो समझ में आया ना, आया कि नहीं आया, आ गया तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम लोग पढ़ने में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 7 का अथवा तक ही रहेगी ये वीडियो। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट कल की वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को लाइव जुड़ना है, मुझसे बात करना है, तो संडे को तैयार रहिए, संडे को 8 बजे, या फिर मैं कल परसों भी क्लास ले सकता हूँ, लाइव क्लास कल परसों भी ले सकता हूँ, ठीक है। पूरा सेट समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपको नंबर दिख रहा है 7460012763, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2020 से 24 तक की PDF आप लोग खरीद सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का, और 125 या 125 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 7वें सेट को देख लेते हैं। 7वें सेट में कहाँ तक हो चुका था, तो 6 सेट तक अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, 1 शॉट वीडियो भी बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 7वां सेट है, 7वां सेट का जो प्रश्न नंबर 7 तक था हो चुका है। प्रश्न नंबर 8 कराना है, तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए, यानी कि इसके लिए बंधन ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन लिखना है, कोणीय संवेग के लिए लिखना है, कुल ऊर्जा के लिए लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, आंसर पर। आंसर यहाँ पर देखिए, आंसर आपको ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालेंगे, उत्तर लिखेंगे, फिर यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर परिकल्पनाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आप हेडिंग लगाकर लिखेंगे। पहला परिकल्पना क्या थी कि
किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, ठीक ना। यानी कि जो परमाणु होते हैं, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या, यानी कि उनकी त्रिज्या एक बनी होती है, दूरी बनी होती है कि इतने में ही चक्कर लगाना है, वृत्ताकार कक्षों में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें अस्थायी कक्षा कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो, ठीक ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में सिर्फ परिक्रमा करते हैं जिनके लिए जो कोणीय संवेग होता है, जो कोणीय संवेग आपका होता है वो कितना हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। ये बात समझ में आई। दूसरी पॉइंट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में 24 में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे लग रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर वाला नियम है ये जो था ये 3 बार पूछा है 2024 में, ठीक है। 7वें में पूछा है, पहले में पूछा है, फिर उसके बाद चौथे में किसी में एक में और पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर L इक्वल टू होता है mv/r फार्मूला होता है, फिर यहाँ पर NH/2π तो था ही, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया, n लग गया, ठीक ना। क्या n क्या है, जहाँ पर n एक नंबर है, क्या 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, ठीक ना। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है, जब परमाणु को बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई परमाणु है उसको बाहर से एनर्जी दी जा रही है, जब उसे बाहर से एनर्जी दी जाएगी तो वो निचले ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, ठीक है, चले जाते हैं। किंतु वहाँ वे 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। ये क्या करते हैं, कितने देर तक रहते हैं पता है, ये 10⁻⁸ सेकेंड, मतलब बहुत 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 कम, बहुत कम, ठीक ना। 1 सेकेंड से बहुत ज़्यादा कम, यानी कि कह सकते हैं ये अगर आप देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये गए ही नहीं, ऐसे गए जैसे मतलब लगेगा कि यहीं पर ठहरे ही रह गए, ठीक है। तो इतनी ही देर तक रहते हैं ये उच्च ऊर्जा कक्षा में, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत, ये देखिए ये 10⁻⁸ का मतलब समझ रहे हैं, 10⁻⁸ का मतलब बहुत कम, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी कम ये सेकंड है, इतनी कम टाइम है, इतनी कम टाइम है कि हम लोग इसको सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए, तक ठहर कर अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जब वे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि प्रकाश फोटान के रूप में उत्सर्जित करता है। जो प्रकाश होता है वो फोटान के रूप में आता है, फोटान का मतलब गोल गोल पैकेट के रूप में आता है, ठीक है, पैकेट के रूप में ऊपर से प्रकाश जो होता है फोटान के रूप में आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 था। अब जो कहा है क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन में और कुछ कहा है, यहाँ पर कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए। इलेक्ट्रॉन के लिखना है, बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के लिखना है, कोणीय संवेग लिखना है, कुल ऊर्जा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बंधन ऊर्जा इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, तो इसकी जो हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए बंधन ऊर्जा जो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कोणीय संवेग आपका फार्मूला यही होता है, mv/r = NH/2π, यही फार्मूला होता है, ठीक ना। n की जगह पर 1 2 3 अभी बताएं। और कुल ऊर्जा E = क्या होता है, -RHc/n², ठीक ना। तो ये जो बंधन ऊर्जा उसी का ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुल ऊर्जा होती है, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये प्रश्न नंबर 8 था। प्रश्न नंबर 8 का अथवा हम लोग देखने चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 का अथवा है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर है, क्या अंतर है, प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है।
कब हुआ देखिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ही सेट नंबर वन में 346 एफ यस में प्रश्न नंबर 4 के ग में हो चुका है। ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप लोग कहाँ पर जाकर देख सकते हैं, सेट नंबर 1 में जाकर देख सकते हैं, जिसका कोड है FS। ठीक है, उसका कौन सा देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 का ग देखेंगे, तो वहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि दोनों तरह अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। जो एन टाइप होता है और जो पी टाइप अर्धचालक होता है उसमें अंतर बताना है, और ये भी दिखाना है कि दोनों तरह जो अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। ये भी चलिए यहाँ पर देखिए, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर, पहले लिखेंगे एन टाइप, दूसरे टाइप लिखेंगे दूसरे, और पी टाइप अर्धचालक। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध जर्मेनी, पहली पॉइंट है कि शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल को पंच संयोजक अपद्रव्य से मादित करने पर बनता है। ठीक ना। इन दोनों को क्या किया जाता है, मादित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसके बाद ये क्या बनता है आपका, ये एन टाइप जो अर्धचालक होता है बनता है। ठीक है, कब बनता है, जब शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्रिस्टल को ये क्या है, पंच संयोजक अपद्रव्य, यानी कि पंच संयोजक जो ये तत्व हैं, ठीक ना, इन दोनों को क्या किया जाता है, मादित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ये क्या बनता है आपका, एन टाइप अर्धचालक बनता है। ठीक ना, एन टाइप अर्धचालक बनता है। उसके बाद इसमें पहली पॉइंट है पी टाइप अर्धचालक में कि शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, ये भी शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन से ही बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पर शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के क्रिस्टल को त्रिसंयोजक, यहाँ पर क्या था, पंच संयोजक था, यहाँ पर क्या है, त्रिसंयोजक अपद्रव्य से मादित करने पर बनता है। ये क्या है, त्रिसंयोजक अपद्रव्य से क्या करने पर, मादित करने पर बनता है। ठीक है, वहां पर पंच संयोजक था, यहाँ पर त्रिसंयोजक, यही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। दूसरी पॉइंट है देखिए, एन टाइप के अर्धचालकों में एन ई, और यहाँ पर देखिए एन ई छोटा है एन एच से, यानी कि बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना, और होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। जो यहाँ पर एन ई है ये क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, और एन एच जो है यह अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। ठीक ना, होल होता है, तो इसको होल को जो है एन एच से और जो होता है एन ई से इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। उसके बाद देखिए पी टाइप के अर्धचालक में एन एच जो होता है ये बड़ा ज़्यादा होता है, और एन ई जो होता है ये छोटा, यानी कि अतः बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। ठीक ना, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में कौन होते हैं, आवेश वाहक होल बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक ना, यानी कि कम संख्या में होते हैं। तो ये क्या है, एन एच इज ग्रेटर देन एन ई। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं एन ई से इसमें, और इसमें क्या होता है, एन ई ज़्यादा होता है एन एच से। अब देखिए यहाँ पर तीसरी पॉइंट है, यदि एन टाइप के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ई, होलों की संख्या एन एच तथा धनात्मक दाता आयनों की संख्या एन डी हो, तो एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई इक्वल टू एन एच प्लस में एन डी हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर देखिए यदि एन टाइप के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है एन ई है, होलों की संख्या, तो ये वाला हो चुका ना। यहाँ पर संख्या ये क्या हो जाता है, यहाँ पर संख्या एन डी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एन इक्वल टू क्या हो जाता है, एन एच प्लस में एन डी हो जाता है। अतः एन टाइप अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है। ये आपको सिद्ध हुआ ना, ये क्या होता है, एन टाइप जो अर्धचालक होता है ये विद्युत उदासीन होता है। उसके बाद इसमें तीसरी पॉइंट है कि यदि पी टाइप के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ई, होलों की संख्या एन एच तथा ऋणात्मक ग्राही आयनों की संख्या एन ए हो। ठीक ना, ये तथा क्या हो, ऋणात्मक ग्राही, यानी कि जो ऋणात्मक है, ऋण है। ठीक ना, और ग्राही आयनों की संख्या, जो ग्रहण करने वाले हैं उनकी संख्या क्या है, एन ए हो, तो एन एच इक्वल टू एन ई प्लस में एन ए। ठीक ना, यानी कि देखिए ये जो होलों की संख्या है इसके बराबर क्या हो जाता है, एन ई, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो ग्राही आयनों की संख्या है वो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक ना, दोनों किसके बराबर हो जाते हैं, यानी एच होलों की संख्या के बराबर हो जाते हैं। अतः पी टाइप अर्धचालक
विद्युत उदासीन होता है। ठीक ना, यहाँ पर आपको बता दिया गया कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि उदासीन होते हैं, कैसे होते हैं बताना है। तो अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया गया। उसके बाद देखिए सामान्य ताप पर एन ई और एन डी जो है लगभग में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सामान्य ताप पर जो होलों की संख्या है और जो ग्राही आयनों की संख्या है ये भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको अंतर और दोनों जो भी पूछा था इसमें हो चुका। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। और एन टाइप पी टाइप ये बार बार आता है, तो आप लोग अगर एन टाइप पूछ दिया तो एक को लिख दीजिएगा, पी टाइप पूछ दिया तो एक को लिख दीजिएगा, अंतर पूछेगा तो दोनों लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका दोनों काम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला है कि क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है क्या है, प्रश्न नंबर 9 का अथवा देखिए कह रहा है कि पीएन संधि के पहला अग्र अभिनत था, दूसरा है पश्च अभिनत अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। दोनों दशाओं में धारा के उत्पन्न होने का कारण तथा दिशा स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए अग्र दिशिक बायस है, ये पश्च दिशिक बायस है। आप लोग ये फिगर देख लीजिए, फिगर आपको बनाना पड़ता है, बनाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ दिया तो ये फिगर बनाना पड़ेगा, तो ये फिगर देख लीजिए। ये आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, बोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर बोल्ट लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये स्विच है। ठीक है, ये स्विच यही स्विच मेन होती है। अगर इसको हम लोग बंद करना चाहे तो स्विच को उठा देते हैं, अरे स्विच को गिरा देते हैं तो चालू हो जाती है, स्विच उठा देते हैं तो बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मिली ओमीटर है, यहाँ पर मिली ओमीटर है और इसमें देखिए धारा इधर से आ रही है। ठीक ना, धारा किधर से आ रही है, इधर से आ रही धारा, ये प्लस है ये निगेटिव है, तो धारा इधर से आ रही है। और इसमें देखिए पश्च दिशिक में क्या होता है कि धारा इधर से, धारा इसमें दिखाई नहीं क्या हम, तो यहाँ पर देखिए अग्र दिशिक में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और इसमें देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, बस ये अंतर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, सब उल्टा हो जाता है। इसमें स्विच देखिए यहाँ पर भी स्विच लगा हुआ है, पश्च दिशिक बायस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ग्राफ भी बना लीजिएगा, क्या पता ग्राफ भी पूछ ले, तो ग्राफ भी बना लीजिएगा, इस प्रकार से ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। कुछ नहीं करना इसमें, बस ग्राफ बना लेना आपको। ठीक है, बस समझ लीजिए, एक बार ग्राफ बन जाएगा अपने आप जी। एक बार समझ लिए ना, अंजादी बनाकर 2 बार ट्राई कर लेंगे, 1-2 बार ट्राई करिए कोई भी चीज़, 1-2 बार 3 बार ट्राई कर लीजिए, ये अपने आप बनने लगेगा। ठीक है, तो आपका ये ग्राफ हो गया। आगे चले इसमें कुछ लिखना है तो कुछ लिखे हैं, आगे चलते हम लोग। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि अग्र अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है। ठीक ना, अग्र अभिनत में क्या होती है, जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वो क्या होती है, घटती है, जिसमें विभव प्राचीर घट जाता है। जिसमें क्या होता है, जो विभव प्राचीर होता है वह घट जाता है। अतः नेट धारा मुख्यतः बहुसंख्यक आवेशवाहकों के विसरण के कारण उत्पन्न होती है। जो नेट धारा होती है वो किसके, मुख्यतः बहुसंख्यक आवेशवाहकों के विसरण के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो आवेशवाहक हैं वो विसरण करेंगे तो क्या होगी, कारण वो जो नेट धारा होती है उत्पन्न होती है। ठीक ना, धारा पी से किधर चलती है, एन की ओर चलेगी। ठीक ना, जो धारा होगी इसमें पी से एन की ओर, किसमें, अग्र अभिनत में धारा किधर किधर चलती है, तो पी से एन की ओर चलती है। और जो पश्च अभिनत होता है उसमें धारा एन से पी की ओर चलती है। तो यहाँ पर देखिए पश्च अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, इसमें क्या होती है, घट जाती है, इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे विभव प्राचीर बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, आपका विभव प्राचीर बढ़ जाता है। अतः संधि पर धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के अपवाह के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इस धारा का मान अति अल्प होता है। जो ये धारा होती है उसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है। किंतु जब संधि पर भंजन होता है तब अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है। जब कोई संधि होती है तो उस पर क्या होता है, भंजन होता है, तब क्या होती है, जो अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है, धारा एन से पी की ओर प्रवाहित होती है। ठीक ना, जो पश्च अभिनत है इसमें क्या होता है, जो धारा होती है वह एन से क्या किधर चलती है, पी की तरफ चलती है। ठीक है, और जो अग्र अभिनत होता है उसमें धारा पी से एन की ओर चलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। और अगर ये देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, ये अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए अभी 2 मिनट के लिए।
तो यहाँ पर देखिए अथ वाला पार्ट हम यहाँ पर लिख लिए, अथ वाला पार्ट नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में देखिए क्या आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में, दो या दो से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। उदाहरण, जब यूरेनियम 92 और इसका जो परमाणु भार है 235 है को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है तो बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। इससे क्या बनता है, बेरियम और क्रिप्टॉन का परमाणु बनता है। ये एग्जाम्पल भी हो गया आपका। देखिए एग्जाम्पल में ये देखिए यूरेनियम कितना लिखे हम लोग, यूरेनियम 92 235 का परमाणु भार है, न्यूट्रॉन के द्वारा इसको क्या विखंडित किया जा रहा है, तो ये क्या बनता है 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस में 56 बेरियम, 141 इसका परमाणु भार बनता है, प्लस में 3 न्यूट्रॉन 0 1, यानी कि 0 क्या है, इसका न्यूट्रॉन का भार होता है 0 और 1 जो है भार होता है, एक क्रमांक होता है, ठीक है। जो 0 इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये 1 क्या है, भार है। फिर प्लस में इसमें क्या है, ऊर्जा भी निकलती है, प्लस में क्या है, ऊर्जा भी निकलती है। तो ये आप लोग का ये क्या था, एक उदाहरण था किसका, नाभिकीय विखंडन का एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा, हम लोग देखते हैं अब नाभिकीय संलयन, ठीक ना। नाभिकीय संलयन देखिए क्या है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, जब दो हल्के नाभिक यानी कि दो नाभिक मिल जाए, यानी दो लोग मिल करके एक भारी लोग मतलब एक भारी आदमी का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे नाभिक की मतलब रचना करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन बोलेंगे। संलयन का मतलब ये होता है मिलना, ठीक ना, जुड़ जाना, मिल जाना, ठीक है। तो इसी को हम लोग के इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। यानी कि देखिए कह रहा है कि नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। यानी कि मान लीजिए जो भी ये दो लोग मिल गए, ठीक है, मान लीजिए दो लोग मिल करके ये एक लोग का निर्माण कर दिए, बड़ा वाले का। तो यहाँ पर जब ये दो लोगों को जोड़ा जाएगा, ये दो लोगों को जोड़ा जाएगा और इसका भार देखा जाएगा और इसका भार, दोनों का भार देखा जाएगा, तो ये वाले का भार ज़्यादा आएगा, ठीक है, ये वाले का भार ज़्यादा आएगा और ये वाले का भार कम आएगा। यही कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान में यह अब देखिए यहाँ पर जो द्रव्यमान में कमी होती है, द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1s2 है, 1s2 है, 1s2 है। तो यहाँ पर कितने बार लिया गया, 3 बार लिया गया, 1s2 1s2 1s2। अब जोड़ा गया तो क्या बन गया, 2HE4 बनेगा, दो को जोड़े 2HE4 बनेगा, बचेगा 1H1 बचा। तो इसको हम लोग ये देखिए मतलब तोड़ा गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2HE4 1H1 और 0N1 यानी कि न्यूट्रॉन, ठीक ना। और ये कितना 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकली है। कितना ऊर्जा निकली है, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपकी ऊर्जा निकली है, ठीक है। और ये ऐसे जोड़ते हैं, देखिए जैसे एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक ना। तो उसके बाद दोनों को मिलाकर क्या बन गया, 2 हीलियम 4 बन गया, यानी कि 2 उसका भार और 2 परमाणु क्रमांक मिलकर के 2 हीलियम 4 बन गया। बचा आपका 1H2, तो 1H2 से 1H1 बना हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखिए एक बचा है, ऊपर एक बचा है, ये वाला ऊपर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 0 और नीचे कुछ भी नहीं था, 1 2 3 था, तो तीनों में से तीन परमाणु क्रमांक तो इसमें लग गए, तो इसमें 0N और 1 बचा, तो 1 यहाँ पर, ठीक ना। और ऊर्जा कितनी यहाँ से निकली, तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रकृति से नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, ठीक ना। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है जो प्रकृति से, वही क्या होती है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण होती है। दोनों घटनाओं में जो द्रव्यमान क्षति होती है वही आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी कि इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक ना।
जो दोनों घटनाओं में जो आपके द्रव्यमान की क्षति हुई, यानी कि किसी में कमी हुई, किसी में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्हीं घटनाओं को वही वही आइंस्टीन जो थे उन्हीं को द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दे दिया, कहा कि यही क्या है, इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर है के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही जो द्रव्यमान क्षति है यही क्या हो जाती है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन हो चुका। और आगे आपके लिए देखिए, ये जो सेट था पूरा सेट खत्म हो गया 2024 का, सातों सेट हम खत्म कर दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाकर छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइए, ताकि यह देखिए आखिरी सेट था और सभी सेट हम करा दिए हैं आपके लिए, ठीक ना। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।